तो देखो दोस्त, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बताया था। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आप लोगों को ये चीज बता चुके हैं हम कि एथेन, मीथेन और इनके ब्यूटेन के मतलब कन्फर्मर्स जो होते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन का आपको पता है, मिथाइलमीन का पता है, इन सब का पता है ना भैया? बताओ दोस्त। हेलो हेलो, नेटवर्क ही चला गया क्या? यस सर। यस सर, पता है सर। अच्छा, तो लिखो कन्फर्मर्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। कन्फर्मर्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसको हम लोग 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एथेन भी बोलते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल को क्या होता है वो ऐसे लिखते हैं ना, CH2 और CH2 और यहाँ पे OH होता है, OH और OH, जिसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल या 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एथेन। इसी काम को कन्फर्मर बनाना है। तो हमने बोला था जब कन्फर्मर ड्रॉ करना चाहते हैं हम लोग तो पहले एक फ्रंट और एक रियर बनाते हैं। तो मान लो ये वाला फ्रंट कार्बन है, एक होता है रियर कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन है। तो देखने का तरीका हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बार बार वैसे अब 3D नहीं बना पाएंगे। तो आप लोगों को याद होगा कैसे बनाते हैं? कुछ याद आ रहा है भैया पिछली क्लास वाला कैसे बनाते थे? यस सर। हाँ दोस्त, तो एक हम लोग ऐसे भाई एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने के लिए सपोज करो ऐसे हमने कर दिया एक लाइन, ठीक है? जहां से देखते हैं वो आपको बता चुके हैं हम कहाँ से देखते हैं बैठ के। तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रन बनाओगे तो एक क्या है, टेट्राहेड्रन को 3D में विजुअलाइज करते हैं तो एक आता है OH। सपोज करो ऐसे लिख दिया हमने और इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बना दिया H और H। एक तो ये हो गया रियर वाला। फ्रंट वाले कार्बन पे आओगे, सपोज करो पहली बार आपने फिर ऐसे ही इक्लिप्स कन्फर्मर बना दिया, जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले क्लास में बताया हुआ है। तो ये सॉहर्स प्रोजेक्शन है और ये इक्लिप्स कन्फर्मर है। इक्लिप्स कन्फर्मर अगर आप देखना चाहोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल को तो आराम से विजुअलाइज कर सकते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा दिख रहा है आपको। ठीक है भैया, अगर आपका मन Yes, करे sir. तो आप ये देख सकते हो कि ठीक है वो पता है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो बना ही दें ऐसे। ये येलो वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और नीचे आओगे तो रेड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा जो हम बना रहे हैं ऐसे। लेकिन अगर कोई बोले हमें फिर इसमें नहीं समझ में आता तो हमने ऐसे बताया था कि आपको और भी तरीके हैं इसके बनाने के। कल आपको बताया था कि इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लो। न्यूमैन प्रोजेक्शन, अच्छा यहाँ से बैठ के हम देखते हैं ना इस जगह पे, यहीं से देखते थे भैया, याद आ रहा है कुछ दोस्त? Yes, Yes, sir. यहाँ से देखते थे। हाँ, तो यहाँ से बैठ के देखते थे हम लोग तो हमें स्ट्रक्चर ऐसे दिखता था, CC बॉन्ड के अलॉन्ग देखते थे। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है उसके अलॉन्ग बैठ के देखने का ट्रेंड है। तो हम CC बॉन्ड को एक लाइन में ऐसे लिख देते थे और उस पर लगे हुए एटम्स को ऐसे दिख रहे थे, वो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में दिखेंगे। अब इसी को हमने एक तरीका बताया था कि न्यूमैन प्रोजेक्शन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, बीच में जो कार्बन होते हैं उनको डॉट से लिखते हैं। तो उसके लिए न्यूमैन सर्कल सबसे पहले ड्रॉ किया जाता है और न्यूमैन सर्कल में फिर जो दूर वाला एटम है उससे लगे हुए एटम्स को देखो, दूर वाला कार्बन है उससे लगे हुए OH और H है। तो उनको अगर आप देखोगे तो भाई दूर वालों को आप सपोज करो ऐसे आपने OH बना दिया यहाँ पे और दूर से अगर देख रहे हो तो आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेगा H और H। फ्रंट वाले पे लकीली जो पहला स्ट्रक्चर बनाया हमने वो भी आपका इक्लिप्स कन्फर्मर बनाया है। तो हम ऐसे सोचोगे फ्रंट वाले पे, फ्रंट वाले बड़े से दिखेंगे तो इनको हम थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं ऐसे आगे निकल के। OH मतलब OH के ऊपर OH ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे आओगे तो H के ऊपर H ओवरलैप करेगा और इधर पे आओगे तब भी H के ऊपर H ओवरलैप करेगा। तो ये फुल्ली इक्लिप्स कन्फर्मर आपको दिख रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा कन्फर्मर है तो आप बोलोगे एथिलीन ग्लाइकॉल का इक्लिप्स कन्फर्मर है। ये इक्लिप्स कन्फर्मर है भाई। ये एथिलीन ग्लाइकॉल कई बार पूछा गया है, हमने कल आपको बताया था। तो इक्लिप्स कन्फर्मर हमने ब्यूटेन के बारे में बताया था, इसे भी इक्लिप्स कन्फर्मर ही बोलोगे लेकिन प्रोजेक्शन अलग अलग है। इक्लिप्स कन्फर्मर लोग समझने वाले क्या है, कुछ लोग उससे भी समझ जाते हैं सॉहर्स से, कुछ लोग न्यूमैन से समझते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है, लोग बोलते हैं भैया ये तो है अभी स्टेबिलिटी के लिए हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के लिए सपोज करो इसके हमने क्लॉकवाइज 60 डिग्री से रोटेट कर दिया तो 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल अगर आपने ले लिया है तो ऊपर वाले को रोटेट करो या इसको रोटेट करो, बात बराबर है जो मिलेगा, बस देखने का नजरिया अलग अलग है।
अगर आपने इसको भी 60 डिग्री से रोटेट किया, इसको भी 60 डिग्री से रोटेट किया, टॉप वाले को रोटेट करोगे, थोड़ा सा लोगों को विजुलाइज करने में प्रॉब्लम होती है। जरा बॉटम वाले को देखो, बॉटम वाले में क्या है कि हमने जो पीछे वाला वो लिया हुआ है, पीछे वाला कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो व्हाइट पेन से बना दे रहे हैं, ठीक है, ये व्हाइट पेन से ऐसे इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने फिक्स रखा, और फ्रंट वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो येलो पेन से बना दे रहे हैं, ये फ्रंट वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हम रोटेट कर रहे हैं। फुल्ली इक्लिप्स कन्फर्मर है ये, इसको फुल्ली इक्लिप्स लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, फुल्ली इक्लिप्स, है ना दोस्त, क्योंकि अभी इसमें पार्शियली इक्लिप्स भी आएगा। फुल्ली इक्लिप्स क्योंकि n-ब्यूटेन आप देख चुके हो। तो मेरे भाई अगर 60 डिग्री से इसको रोटेट करोगे तो न्यूमैन सर्कल तो वही रहेगा। न्यूमैन सर्कल आपने पिछली क्लास में जो देखा था, न्यूमैन सर्कल के बाद जो लगे हुए एटम्स हैं, अगर आप देख रहे हो दूर वाले, तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, OH, और इधर पे आप देखोगे तो H और H। अरे मॉडल से दिखाएं क्या दोस्त, कि समझ रहे हो, समझ में आ रहा है भैया? समझ आ रहा है यस सर। ठीक है, तो अगर 60 डिग्री से रोटेट किया भाई, तो इस जगह पे आ जाएगा OH, ऐसे O, और जानबूझ के हम ऐसे लिख देते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे बना देते हैं H, बस ऐसे तुम लोग भी बनाना, OH ऐसे बनाना, हम जरूरत है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको दिखाना है, और यहाँ पे ऐसे ही दोनों आ जाएंगे H। तो ये तो आपको लग रहा है स्टैगर्ड कन्फर्मर, लेकिन स्टैगर्ड में ये बहुत ज्यादा स्टेबल वाला स्टैगर्ड नहीं है, क्योंकि ये एंटी स्टैगर्ड नहीं है, ये गॉची स्टैगर्ड टाइप से दिख रहा है। जैसे आप लोगों को कल हमने बताया था एंटी स्टैगर्ड क्या होते हैं, गॉची स्टैगर्ड क्या होते हैं। तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बनेगा, और येलो वाले का इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बनाओगे वो अलग सा बनेगा इससे। स्टैगर्ड तो है ये, लेकिन इसका नाम गॉची स्टैगर्ड होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं भैया, गंदा तो नहीं लगता, मतलब समझ में आ जाता है ना? यस सर। अच्छा, फिर अगर आपसे कोई बोले सर हम इसको फिर से फर्दर रोटेट कराएंगे 60 डिग्री से, तो इसमें रोटेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। सॉहर्स में लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहां 60 देखने में, विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर से आप न्यूमैन सर्कल ड्रॉ करो। न्यूमैन सर्कल अगर ड्रॉ करोगे तो भाई अगर 60 डिग्री से फिर रोटेट करोगे तो ये ओ जो है वो रोटेट करके एच के ऊपर आ जाएगा। तो अगर हम लोग दूर वाला आइटम देखेंगे तो दूर वाले तो अभी भी वही है, OH की पोजीशन अभी भी वही है, जो यहाँ पे H और यहाँ पे जो दूर वालों की बात कर रहे हैं H और H लगा हुआ था, वो अभी भी वही है जो पहले था। लेकिन रोटेट करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला ऑक्सीजन येलो वाला वो इस H के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो एकदम उसी के ऊपर ओवरलैप्ड स्टेट में है। हम बस उसको थोड़ा बगल से इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप लोगों को दिख जाए कि कौन सा एटम है। ये वाला, ये भी एक्लिप्स है। ये वाला एक्लिप्स अगर आप देखोगे तो OH के ऊपर H ओवरलैप कर रहा है, जबकि पहले वाला एक्लिप्स देखोगे तो OH के ऊपर OH ही ओवरलैप कर रहा था। सेम एटम, बड़े एटम, उनके ऊपर वही ओवरलैप कर रहा था। तो ये भी बनेगा एक्लिप्स। और लास्ट में हम 60 डिग्री से अगर फिर से फर्दर रोटेट कर देते हैं इसको, अगर आप n-ब्यूटेन देख चुके हो, ठीक वैसा स्ट्रक्चर है ये। तो फिर से न्यूमैन सर्कल बना लो, ये थोड़ा सा छोटा सा बना रहे हैं हम न्यूमैन सर्कल, और यहाँ पे OH तो इसी पोजीशन पे रहेगा, H और H जहाँ पे पहले थे वहीं पे रहेंगे, और H और H रहने के बाद जो अभी बना है एक, उसमें OH के एंटी OH आ जाएगा, ये इस H के एंटी H आ जाएगा जो फ्रंट वाला कार्बन है, और इस H के एंटी ये वाला फ्रंट वाला आ जाएगा। तो ये वाला मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर आपको दिख रहा है क्योंकि एंटी स्टैगर्ड भी है, और इसमें ऐसा लग रहा है आपको कि सब एक दूसरे के एंटी हैं। बताओ दोस्त, ये समझ में आ रहा है दोस्त? ये लास्ट वाला। यस सर। अच्छा, अगर कोई बोले सर सौहर्स हम बनाना चाहते हैं, हमको एक बार बना लेने दो, है ना दोस्त, 2 मिनट देखो तुम लोग, क्योंकि हम अभी लिखेंगे वहां पे तो ये दिखेगा नहीं, इसके सामने हम खड़े हो जाएंगे। तो आप एक काम करो, जरा इसको देखो, इस वाले स्ट्रक्चर को, यहाँ पे इसको अगर आप देखोगे तो फिर ऐसे हमने बना दिया, इसको सौहर्स बना दे रहे हैं ना भैया। तो रेयर वाला कार्बन जो है उस पे लगे हुए एटम्स वैसे ही हैं, OH, H और H। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो, हमने बोला था ना किसी बुक में देखोगे तो ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में नहीं समझाते वो, क्योंकि 3D थोड़ी विजुअलाइज कराते हैं, वो तो बस ऐसे बना देते हैं। सौहर्स देखने वाले पता नहीं क्या क्या समझते हैं उसको। फ्रंट वाले कार्बन पे आओगे तो फ्रंट वाले को आपने 60 पे रोटेट किया है, तो मेरे भाई एक बात बताओ, हल्का सा रोटेट करोगे तो क्या नीचे H और यहाँ पे OH और H आ जाएगा? क्या थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हो 60 डिग्री पर रोटेशन के बाद? यस सर।
और फर्दर फर्दर दोस्त बहुत बढ़िया, अगर फर्दर आपने 60 डिग्री से रोटेट करा दिया क्लॉकवाइज ही, एक पर्टिकुलर एंगल चूज किया करो डायहेड्रल एंगल, और एक ही डायरेक्शन चूज किया करो, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे भाई इस पे जो आप बनाओगे सॉहर्स प्रोजेक्शन, उसमें रेयर वाले को तुम छेड़ते ही नहीं है, रेयर वाले को हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल को, रेयर वाले एटम्स को अदर फिक्स कर रखा है। तो फिक्स कर रखा है तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला, आएगा सारा गेम तो फ्रंट वाले के चेंज होने से आएगा। तो फ्रंट वाले के चेंज अगर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सामने वाले पे OH फिर नीचे आ जाएगा, आप देखोगे तो OH नीचे लटक जाएगा ऐसे ही। कौन सा बना रहा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H ऊपर आ जाएगा ना भैया, और यहाँ पे OH आ जाएगा, और इस जगह पे H आ जाएगा। और लास्ट में अगर आपने कर लिया, लास्ट में फिर से अगर 60 डिग्री से रोटेट करवा दोगे, फिर से यहाँ पे H था, क्लॉकवाइज एक और रोटेशन आपने कर लिया 60 डिग्री से, तो मेरे भाई ये जो बनेगा वो लास्ट में वही एंटी स्टैगर जो हमने बना रखा है वही बनेगा। H और H एक बार देखते रहना, कोई जरूरी नहीं हर बार आप बोर्ड पे देखो ही। और यहाँ पे आ जाएगा OH, और इधर पे H और H। तो सॉहर्स से समझना कौन किसके एंटी है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन न्यूमैन से वो इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि न्यूमैन में इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे होते हैं ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल से समझना थोड़ा ज्यादा आसान होता है कि भाई ट्रायंगल का ये जो अपना जो एजेस होती है ट्रायंगल की, शार्प एजेस, उन्हीं को हमें रोटेट करना होता है। तो हम बोल देंगे भैया एंटी स्टैगर्ड है लास्ट वाला, उसके पहले वाला एंड सो ऑन, ऐसे करके आप बता दोगे। बताओ भैया सबको समझ में आ रहा है ये? अब कॉपी कर लो इसको, अगर कोई डाउट हो अभी अभी तक अगर कोई डाउट हुआ हो तो आप पूछ लीजिए कि इसमें, क्योंकि एन ब्यूटेन वैसे हम लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो होपफुली डाउट हमारे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए आप लोगों को। अब रिवाइज नहीं किए होगे, थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। बताओ दोस्त इतना समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे दोस्त। तो न्यूमैन सर्कल से हमने ये जो फ्रंट वाला कार्बन है उसको एकदम सामने से निकलता हुआ दिखाते हैं, बीचों बीच यहाँ से ऐसे फ्रंट वाला कार्बन, और रियर वाला कार्बन का हम पीछे से दिखाते हैं, जो व्हाइट पेन से हमने बना रखा है कि सर्कल से बाहर से निकलते हुए दिखाते हैं। सर्कल से बाहर क्यों? क्योंकि दूर है ना, उसके सारे पूरी डिस्टेंस थोड़ी दिख पाएगी, उसका बस थोड़ा सा पोर्शन दिखेगा। फ्रंट वाले का हम सामने से दिखा रहे हैं सब कुछ। तो हम बोल रहे हैं लास्ट वाले का नाम तो आप यही बोलोगे कि सर ये तो एंटी स्टैगर्ड है, जैसे कि आप लोगों ने ट्यूब ब्यूटेन उसमें एन ब्यूटेन में देखा था, एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मर, एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मर। और सेकेंड लास्ट वाले को क्या बोलोगे? इक्लिप्स है, लेकिन क्या पार्शियली इक्लिप्स बोलोगे भैया? पार्शियली इक्लिप्स या पार्शियल इक्लिप्स, जैसे भी आप चाहते हो, चाहे पार्शियली बोल दो चाहे पार्शियल बोल दो। और सेकेंड वाले को आप बोलोगे गॉशी स्टैगर्ड या गॉश स्टैगर्ड, जो भी चाहते हो आप बोल दो। वही चीज ऊपर न्यूमैन में भी आ रही है, इधर सॉहर्स में भी आ रही है। तो इसका मतलब न्यूमैन और सॉहर्स प्रोजेक्शन में दोनों में ही आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे ही आ रहे हैं। और वही 60 डिग्री का रोटेशन आपने पहले ऐसे किया है, फिर पीछे की तरफ करोगे, फिर ऐसे आगे, फिर ऐसे, मतलब आगे पीछे ये सब आपस में वही घूम फिर के मिलता रहेगा। फिर अगर डायहेड्रल एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री है तो आपको इन्हीं तीनों में से रिपीट होके मिलता रहेगा स्ट्रक्चर। सामने से जाओगे तो ये, फिर पीछे जाओगे तो फिर वही मिलेगा, फिर पीछे जाओगे तो फिर वही मिलेगा, और फिर पीछे जाओगे तो वही मिलेगा। पहले इतना स्ट्रक्चर बना लो, फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम बता रहे हैं। पहले इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपने देखा कन्फर्मर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल में क्या है, सबसे पहले हमने एक कन्फर्मर बना लिया। आप सबसे पहले तो कोई बनाओगे ही, चाहे एंटी स्टैगर्ड बनाओ चाहे गॉची स्टैगर्ड बनाओ, एक तो बनाना ही पड़ेगा तुमको। और एक बनाओगे फिर उसके बाद हम 60 डिग्री से रोटेट करा करा के बाकी सारे बना रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्त? है बच्चा? बना लिए सब लोग? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपने पिछली क्लास में देखा हुआ इसलिए आपको समझ में आ रहा है। तुमको समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको डाउट है बता देना। हाँ चलो देखो दोस्त, बाकी लोग ऑनलाइन वाले तुम लोग यहाँ से देखो भैया। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या तुमको समझ में आ रहा है कि जो फुल्ली इक्लिप्स है वो तो हाईली अनस्टेबल है। फुल्ली इक्लिप्स हाईली है, फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड होगा। अच्छा रुको, फुल्ली इक्लिप्स जो है वो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें एटम्स के ऊपर एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर के ऊपर बॉन्ड पेयर ओवरलैप कर रहे हैं, लोन पेयर के ऊपर लोन पेयर ओवरलैप कर रहा है। अरे ऑक्सीजन के दो लोन पेयर हैं, तो ये दोनों लोन पेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं।
एटम्स एटम्स के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं और एंड सो ऑन। इसमें दोस्त एक्चुअली में एंटी स्टैगर्ड उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है गॉची स्टैगर्ड। रीजन ये होता है कि इसमें इतने बगल बगल में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ऐसे। यहाँ पे ये ऐसा केस है, इसमें तो आपको लिखना पड़ेगा ड्यू टू चिलेशन। चिलेशन क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये चिलेशन हो रहा है। इसीलिए तो आईआईटी वालों ने इसको कई बार पूछा है, एक बार नहीं कई बार पूछा है। चिलेशन, चिलेशन मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सुनो दोस्त, स्टैगर्ड देखो, स्टैगर्ड तो ऑटोमेटिकली ज्यादा स्टेबल होंगे, या तो एंटी स्टैगर्ड होगा या तो गॉची स्टैगर्ड होगा। लेकिन गॉची स्टैगर्ड इन दोनों में ज्यादा डोमिनेट कर जा रहा है स्टेबिलिटी के मामले में, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर भी आ जा रहा है। क्या मतलब है इसका? कि सुनो तो, हमारी बात सुन लो। जैसे ही तुमने गॉची स्टैगर्ड बनाया होगा, वो रोटेट करेगा ही नहीं। हमने बोला था सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होता है, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड रोटेशन फ्री है। लेकिन जब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो उसका रोटेशन सीज हो जाएगा। और रोटेशन सीज हो जाएगा इसलिए क्या है कि फर्दर रोटेट नहीं करेगा। तो अगर आप लोग एथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल को 1 मिनट तक देखोगे, 1 मिनट, तो 1 मिनट में से करीब 50 सेकेंड आपको यही स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इसलिए बोल 50 सेकेंड यही स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब 60 मिनट में 50 सेकेंड आपको ऑलमोस्ट यही स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल स्ट्रक्चर है। बहुत कम चांसेस है कि किसी और में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक नया बॉन्ड टाइप से बन जा रहा है। समझ में आ रहा है दोस्त? तो हर मॉलिक्यूल, हेलो क्लियर हो रहा है? यस यस हर मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे भाई, अब हम विद इन अपने आप में, जैसे इंट्रोवर्ट नहीं होते अपने आप में खुश रहते हैं, तो ये भी बोलेगा हम अंदर ही अपने आप में खुश हैं, हमको घर में ही सब कुछ मिल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हम खुश हैं, हमको किसी और से कोई मतलब नहीं। रोटेट भी नहीं करेगा फिर वो, तो इधर उधर जाके थोड़ी पहुंचेगा कि हम इसमें रोटेट हो जाए उसमें रोटेट हो जाए। इन केस अगर आपने कोई और बनाया तो फिर भी इसमें बोलेंगे ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ड्यू टू चिलेशन दिस मॉलिक्यूल या गॉची स्टैगर्ड मॉलिक्यूल इज सेड टू बी मोर स्टेबल। ऑल्दो थेरेटिकली हम लोग एंटी स्टैगर्ड को ज्यादा स्टेबल बोलते हैं, लाइक कन्फर्मर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, वहां पे एंटी स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता था, फिर गॉची स्टैगर्ड होता था। लेकिन इस केस में, एथिलीन ग्लाइकॉल के केस में या 1,2-डाइहाइड्रोक्सीएथेन के केस में, गॉची स्टैगर्ड इज सेड टू बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी स्टैगर्ड, और फिर स्क्यू कन्फर्मर, और फिर पार्शियली एक्लिप्स, और फिर फुल्ली एक्लिप्स। कुछ समझ में आ रहा है भैया? चिलेशन वाला ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐसे 3 डंडे से दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डैश डैश डैश, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो लिखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लो, फिर पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर उसका उल्टा कर देना। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बच्चा? सर फुल्ली एक्लिप्स में क्यों नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्ड? बताते हैं, लिखो अभी फिर पूछना इसको। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ conformer of ethylene glycol, stability order of conformer of ethylene glycol, लिखे अब बताएं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ conformer of ethylene glycol, सबसे पहले लिखो गॉची स्टैगर्ड। गॉची स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एंटी स्टैगर्ड, पहले ये दो लिखो। गॉची स्टैगर्ड ग्रेटर देन एंटी स्टैगर्ड, गॉची स्टैगर्ड ग्रेटर देन एंटी स्टैगर्ड, ग्रेटर देन स्क्यू SKEW, गॉची स्टैगर्ड ग्रेटर देन एंटी स्टैगर्ड ग्रेटर देन स्क्यू। समझ में आ रहा है भैया? गॉची स्टैगर्ड ग्रेटर देन एंटी स्टैगर्ड ग्रेटर देन स्क्यू। हाँ, स्क्यू लिखा, फिर उसके बाद लिखो ग्रेटर देन पार्शियल एक्लिप्स और ग्रेटर देन फुल्ली एक्लिप्स। सबसे ज्यादा स्टेबल गॉची स्टैगर्ड, फिर एंटी स्टैगर्ड, फिर स्क्यू SKEW स्क्यू कन्फर्मर, फिर पार्शियल एक्लिप्स, और फिर फुल्ली एक्लिप्स। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है दोस्त, बताओ बच्चा। यस सर। यस सर। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर इसका उल्टा नहीं होगा? पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर, यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर इसका उलट के लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर इसका रिवर्स करके लिख लो दोस्त, रिवर्स करके, रिवर्स करके। कॉपी हो गया दोस्त? यस यस हम सामने आ रहे हैं फिर, ये हटा, ठीक है चलो।
जैसे ये बोल रहे थे अभी कि सर हमको ये बताइए, अब मॉडल तो यार हमको पहले तुम लोग बताते हैं ना, मॉडल अभी दूसरा ले आते, चलो कोई बात नहीं, मॉडल है हमारे पास लेकिन वो रख दिया वहां पे, देखिए लास्ट क्लास में दिखाया था। जैसे इनका कहना है सर ये फुल्ली एक्लिप्स्ड वाला में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हो गई, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन नजदीक है, यही तो कह रहे होगे दोस्त, यही कह रहे हो कि नहीं कह रहे होगे? यस सर। बहुत लोगों को ये डाउट होता है सर यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे के नजदीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन से थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होता है। तो सपोज करो हमारी दोनों फिंगर देखो, एक फिंगर ये एक फिंगर ये, क्या आप लोगों को दोनों फिंगर ओवरलैप होते हुए दिख रही है? यस सर। यस सर। हमने इनके बीच में, हाँ इनके बीच में एक बॉन्ड बना रखा है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये जो चॉक होल्डर है, और ये सपोज करो ऑक्सीजन, हमारी फिंगर की टिप पे ऑक्सीजन है, तो अगर हमारी फिंगर की टिप पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर चढ़ा बैठा हुआ है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में रिपल्शन लग रहा होगा, ऊपर से इनके लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन लग रहा होगा। अगर हम इसको हल्का सा रोटेट कर दें, ऐसे कर दें, कुछ समझ में आया भैया? फिंगर हमारी किधर जा रही है, एक रोटेट हो गई हल्की सी, यस सर। अब हल्की सी अगर रोटेट हुई है तो दोनों फिंगर की टिप पे ऑक्सीजन है, तो मान लो फ्रंट वाली फिंगर का ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन जो आएगा वो इस वाले पोजीशन पे होगा, अब वो पीछे वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, पीछे वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बगल बगल होने चाहिए। समझ में आ रहा है भैया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रादर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए होने चाहिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब ओवरलैप कर रहे होंगे तो इनके लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन लग रहा होगा, दो दो लोन पेयर होते हैं, ऊपर से वो एक्लिप्स कन्फर्मर रिपल्शन लग रहा होगा, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वही दिखाया गया है। अभी समझ में आ गया सबको बे? है दोस्त? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. याद कर लेना, 2-3 बार आईआईटी ने पूछा हुआ है इसको, 2-3 बार जब बता रहे हैं तो देख लो उसको। चलो नेक्स्ट लिखिए, कन्फर्मर ऑफ 1,2-डायफ्लोरोएथेन, कन्फर्मर ऑफ 1,2-डायफ्लोरोएथेन, कन्फर्मर ऑफ 1,2-डायफ्लोरो, ये तो लिखवाया था हेडिंग, इसके बाद क्या लिखवाया था? 1,2-डायफ्लोरो लिखवाया था ना, है भैया ऑनलाइन वाला तुम लोग? कन्फर्मर ऑफ 1,2-डायफ्लोरो बताया था ना, फ्लोरो, ठीक। यस सर। Yes, sir. लोग रिवाइज करके नहीं आया लग रहा है। कन्फर्मर ऑफ 1,2-डायफ्लोरोएथेन, तो भाई अगर 1,2-डायफ्लोरोएथेन की बात करोगे, हमारी बात सुनिए, तो CH2 और यहाँ पे F और F, बोलोगे सर ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल था वहां पे OH हट के फ्लोरीन लग गया, यही तो हुआ है भैया? बताओ बाकी लोग। Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. हाँ दोस्त, तो उसमें क्या किया आप लोगों ने कि भैया वो बस वहां पे हट गया और यहाँ पे जो लगना था वो लग गया। अब इसमें सबसे पहले तो आप एक काम करिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखिए, यहाँ पे लिखिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर कन्फर्मर ऑफ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बिटवीन कन्फर्मर ऑफ 1,2-डायफ्लोरोएथेन, order of stability between conformer of 1,2-difluoroethane, order of stability between conformers of 1,2-difluoroethane, 1,2-difluoroethane, order of stability between conformers of 1,2-difluoroethane, बताएं भैया order of stability? Yes. बताओ दोस्त। यस सर। इसमें भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही कॉपी करो, बोरो करो पीछे से जो आपने लिखा हुआ है, अरे जो एथिलीन ग्लाइकॉल में लिखा था वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर, वही पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर लिखो अपनी कॉपी में, लिखो, बताते हैं। रीजन कुछ और होता है लेकिन रीजन कुछ और है, आंसर वही है जो अभी जस्ट आपने एथिलीन ग्लाइकॉल में किया है, आंसर वही है जो आपने एथिलीन ग्लाइकॉल में किया है, लिख लोगे दोस्त इसको? हमें लिख तो लो। यस सर, लिख रहे हैं सर। आंसर वही है जो एथिलीन ग्लाइकॉल में आपने किया था, रीजन कुछ और है, रीजन हम बताते हैं। आंसर लेकिन वही लिखना जो अभी आपने एथिलीन ग्लाइकॉल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो ना मेरे भैया, वही लिखना इसमें भी, एथिलीन ग्लाइकॉल वाला स्टेबिलिटी का ऑर्डर।
एथिलीन ग्लाइकॉल वाला स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही आपको लिखना है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही एथिलीन ग्लाइकॉल का ही रहेगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर एथिलीन ग्लाइकॉल का ही रहेगा। बाकी कुछ और पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर उसका उल्टा हो जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर एथिलीन ग्लाइकॉल का ही रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाएगा। कोई भी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर उसका उल्टा ही होता है। जितना ज्यादा स्टेबल उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। जब आप लोग वो आंसर कॉपी कर लेना तो बताना कि हाँ सर हो गया, तो हम आगे बताएंगे कुछ। यस सर हो गया। यस सर हो गया। अच्छा ठीक है दोस्त, चलो भैया होपफुली सब लोग कॉपी कर लिए। अब कॉपी कर लिए हो तो हमारी बात सुनो। हमने बोला स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे कुछ और है, ओ सॉरी सेम है, जो कि एथिलीन ग्लाइकॉल में होता था। एथिलीन ग्लाइकॉल में जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी वो ड्यू टू बिकॉज ऑफ चिलेशन हुआ करता था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करता था। यहाँ पे एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में? पूछ रहे हैं भाई, हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस सर हो सकते हैं सर। हो जाएगी। फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ होती है सर। नहीं होगी, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। क्यों दोस्त? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है भाई, और वो हाइड्रोजन किससे लगा हुआ होना चाहिए? अगर आपको याद हो तो वो हाइड्रोजन, जैसे हमने बोला था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऐसे AH और B, हाँ बहुत बढ़िया दोस्त, कौन से ऐसे A और B के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब हम लोग लिखते हैं कि A, B ये दोनों ही या तो फ्लोरीन हो या तो नाइट्रोजन हो या तो ऑक्सीजन हो। फोन करके बोलते हो ना FON। बताओ दोस्त, हेलो, अब ये भी नहीं बताओगे क्या? यस सर। यस सर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? ठीक है, एक्सेप्शनल कंडीशन होती है क्लोरीन वाली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, सब बात में जानते हो, कितनी बार पढ़ा है उसको। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि ए एलिमेंट जो होता है यहाँ पे या तो फ्लोरीन हो या तो ऑक्सीजन हो या तो नाइट्रोजन हो, और जो बी एलिमेंट है यहाँ पे वो भी या तो फ्लोरीन हो या तो ऑक्सीजन हो या तो नाइट्रोजन हो। इसका मतलब कोई हाइड्रोजन जो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से लगा हो और दूसरा कोई एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो, तब उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मेरे भाई। कोई बोले सर फ्लोरीन मिल गया हमको, मिल गया FON में मिल गया फ्लोरीन, लेकिन यहाँ पे कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन है। कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन से थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन कौन सा होना चाहिए? हाइड्रोजन भी लगा होना चाहिए फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या इसमें? पूछ रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर होगी क्या? नो सर। नो नहीं सर। होगी। तो इसका मतलब ये है दोस्त, बता देना अगर किसी को रिपीट करने की जरूरत हो तो, कि भाई गॉची स्टैगर जब हम लोग बोलते थे एथिलीन ग्लाइकॉल का, तो वहां तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी थी। यहाँ तो इन गॉची स्टैगर्ड ऑफ 1,2-डाइफ्लोरोएथेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, रादर नॉट पॉसिबल इन डाइफ्लोरोएथेन इन ईदर फॉर्म ऑफ 1,2-डाइफ्लोरोएथेन। ईदर फॉर्म ऑफ 1,2-डाइफ्लोरोएथेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चा? ये है दोस्त? यस सर। यस सर। अच्छा पॉसिबल ही नहीं भैया। कोई बोले अच्छा अब क्या करें हम, अब तो धोखा हो गया हमारे साथ। यही सोचोगे अब क्या करें, जब पॉसिबल नहीं है तब भी स्टेबिलिटी क्यों है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस केस में 1,2-डाई हाइड्रोक्सी एथेन में क्यों होती थी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल। इसलिए वो मॉलिक्यूल कहीं जाना ही नहीं चाह रहा था। वो चाहता था अगर बन गया, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, अब हम टूटेंगे नहीं, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होने ही नहीं देंगे। तो हम वही बोले थे 60 सेकंड में से करीब 50 सेकंड आपको वही दिखता था। यहाँ पे कौन रीजन बताएगा? कोई बताएगा हमको रीजन कि ये गॉची स्टैगर्ड क्यों ज्यादा स्टेबल है? कोई सोच लो फिर बताओ। इंटरमॉलिक्यूलर है। इंटरमॉलिक्यूलर यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती तो हाँ, क्यों ना इंट्रामॉलिक्यूलर होगी ना इंटरमॉलिक्यूलर होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मना कर रहे हैं बेटा, क्यों सोच रहे हो? वही मना हम क्यों कर रहे हैं? तुम खुद सोचो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और कोई रीजन किसी को? कोई लॉजिक? आंसर पता है, हम तो लॉजिक पूछ रहे हैं। बताओ, पैसे देंगे साले? नहीं देंगे, चलो हम बता रहे हैं। हमारी बात सुनो। केमिकल बॉन्डिंग में हमने आप लोगों को पढ़ाया था
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको याद हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मेरे भाई एक बात बताओ, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन होते हैं? जब दो आयन्स हो अनलाइक चार्जेस वाले, आयन आयन अट्रैक्टिव फोर्सेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले। फिर बोला था हमने आयन डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस, फिर बोला था डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस, फिर बोला था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड सो ऑन। आपने देखा था इन सारे जो स्ट्रक्चर्स बने हैं मेरे दोस्त, इन सारे स्ट्रक्चर में पहली बात तो स्टेबल स्ट्रक्चर्स बताओ कौन से हैं। हम लोग बोलना चाहते हैं ना बहुत स्टेबल कौन है, तो इक्लिप्स वाले तो बाहर हो गए, इक्लिप्स वाले बाहर हो गए ना, इसका मतलब ये 1 वाला और 3 वाला। क्या तुमको समझ में आ रहा है? 1 और 3 रेस से बाहर है, स्टेबिलिटी कंपेयर करने में उनको नहीं काउंट करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। रेस से बाहर हो गए। तुम अभी भी परेशान किसमें हो? गॉची स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड में। अब गॉची स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड में आपको कौन सा स्ट्रक्चर पोलर दिख रहा है और कौन सा नॉन पोलर? हल्का सा इसमें इस स्ट्रक्चर से देखो, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा दिख रहा है, गॉची का या एंटी का? गॉची का ज्यादा दिख रहा है। पोलैरिटी इसमें दिख रही है, ये दो वेक्टर्स हैं कार्बन फ्लोरीन, ये भी कार्बन फ्लोरीन, दो वेक्टर 60 डिग्री पे जा रहे हैं, 60, इनके बीच में एंगल 60 है। एंटी स्टैगर्ड में दोनों फ्लोरीन एंटी एंटी हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वेक्टर हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? मूवेबल वेक्टर पढ़ते हैं ना, वेक्टर को पैरेलली सरका के कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो भैया अगर ये देखोगे तो इसका 60 डिग्री पे दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, वहां पे 180 डिग्री पे है, तो पोलैरिटी इस मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है, जैसे आपने सपोज करो 10 मॉलिक्यूल्स 1,2-डाइफ्लोरोएथेन के ले लिए, तो जैसे ही सारे के सारे मॉलिक्यूल अपने गॉची स्टैगर्ड में आएंगे ना, तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा लगने लगेगा, क्योंकि पोलर हो चुका होगा। हाईएस्ट पोलैरिटी इसी स्टेट में होती है। तो जब ये हाईएस्ट पोलैरिटी हो जाएगी, तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जब हाईएस्ट पोलैरिटी होगी, तो इसके और उसके बीच में डाइपोल मतलब ये भी पोलर ये भी पोलर, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब आपको गॉची स्टैगर्ड वाला कन्फर्मर बनेगा, तो उस केस में सारे मॉलिक्यूल अगर गॉची स्टैगर्ड बन गए, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेंगे, तो वो फिर नहीं टूटेंगे, बोलेंगे भैया हम गॉची स्टैगर्ड में ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हार्मनी एक सिंक्रोनाइज्ड हार्मनी हो जाएगी सब में, कि सब में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस हाईएस्ट लगने लगेंगे। और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नो डाउट अभी आपने एथिलीन ग्लाइकॉल में देखा था इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको आप बोल सकते हो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो हाईएस्ट पोलैरिटी होने की वजह से देखो, हम ये सबको पता लग गया कि सर ये वाला हाईली अनस्टेबल, फिर ये वाला, फिर एसक्यू। स्टेबिलिटी में या तो ये होगा गॉची स्टैगर्ड या तो एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड क्या है? नॉन पोलर है। तो एंटी स्टैगर्ड और किसी दूसरे एंटी स्टैगर्ड के बीच में इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बन चुका होगा एथिलीन, ये वाला 1,2-डाइफ्लोरोएथेन का गॉची स्टैगर्ड, कोई दूसरा जैसे ही 1,2-डाइफ्लोरोएथेन का गॉची स्टैगर्ड बनेगा, तो पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगते हैं। इसलिए इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इस टाइम अगर सारे मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएंगे तो फिर वो रोटेट नहीं करेंगे, बोलेंगे हम स्टेबल स्टेट में है, क्योंकि हमारे बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग गया है। समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो। यस सर। रीजन ये है इसका। तो आप क्या लिखोगे? स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख चुके हो ना, जो हमने अभी आपको बताया था। यस सर। यस सर। हाँ दोस्त, और सिमिलरली यही आंसर आएगा आपका 1,2-डाइक्लोरोएथेन में, इसके बाद जो हमने लिखवाया था। तो 1,2-डाइहाइड्रोक्सीएथेन, 1,2-डाइफ्लोरोएथेन और 1,2-डाइक्लोरोएथेन, इन तीनों में सेम आंसर आ रहा है। 1,2-डाइहाइड्रोक्सीएथेन, 1,2-डाइफ्लोरोएथेन और 1,2-डाइक्लोरोएथेन, इन तीनों में सेम आंसर आ रहा है, जो हमने आपको पहले ही करा दिया है। बताओ भैया। यस। अरे मेरे Yes. दोस्त, Yes. हाँ तो लिखो तो 1,2-डाइफ्लोरोएथेन, 1,2-डाइक्लोरोएथेन और 1,2-डाइहाइड्रोक्सीएथेन, इन तीनों के आंसर सेम है। मतलब गॉची स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है, फिर एंटी स्टैगर्ड है, फिर स्क्यू कन्फर्मर, फिर पार्शियल इक्लिप्स और फिर फुल्ली इक्लिप्स। सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें गॉची स्टैगर्ड होगा। रीजन भले ही कुछ और हो सकता है,
1 टू डाई हाइड्रोक्सी एथेन में क्या होता था, एथिलीन ग्लाइकॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन होता था। 1 टू डाई फ्लोरोएथेन, 1 टू डाई क्लोरोएथेन में क्या रीजन होगा कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वो जब गॉची स्टैगर्ड कन्फर्मर बनता है तो ज्यादा लगते हैं, इसलिए ये वाला कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एंटी स्टैगर्ड। 10 मॉलिक्यूल अगर 10 के 10 मॉलिक्यूल इस स्टेट में है तो सबके बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रहा होगा, तो फिर वो क्यों बदलना चाहेंगे, बोलेंगे भाई हम सबके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहा है, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन से हैं, या तो एंटी स्टैगर्ड है या तो गॉची स्टैगर्ड है। समझ रहे हो भैया? हेलो ऑनलाइन वालों, यस सर। Yes, sir. तो लिख लेना कि सिमिलर रिजल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन कन्फर्मर्स ऑफ 1 टू डाई क्लोरोएथेन, ये फ्लोरो की जगह क्लोरो लगा दो। सिमिलर रिजल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन कन्फर्मर्स ऑफ 1 टू डाई, सिमिलर रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड, हटा दे रहे हैं, सिमिलर रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड, अगर किसी को कॉपी करना हो बताना, सिमिलर रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड in conformers of, similar results are observed in conformers of 1 to dichloroethane, similar results are observed in conformers of 1 to dichloroethane, क्लोरो तो बता चुके हैं, similar results are observed in conformers of 1 to dichloroethane, क्लोरो है बच्चा, सबको समझ में आ रहा है दोस्त? आगे चले। यस सर। अगली हेडिंग कौन सी लिखवाई थी हमने? लोग का मन नहीं कर रहा है क्या बे? हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखो कन्फर्मर्स ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, कन्फर्मर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बोलते हैं इसको, H2O2। अब तुम बोलोगे सर हमने तो इस ब्लॉक में पढ़ा हुआ है H2O2 का कन्फर्मर नहीं होता, H2O2 रिजिड शेप का होता है ना दोस्त? जानते हो कि नहीं जानते हो? ओपन बुक शेप। सर। हाँ, तो ओपन बुक शेप जिन लोगों ने देखा है वो बोलेंगे सर हमने ऐसे ऑक्सीजन देखा हुआ है, ऐसे ऑक्सीजन देखा हुआ है, यहाँ पे क्या देखा है, हाइड्रोजन है बच्चा, और यहाँ पे देखा है आप लोगों ने हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल 93 डिग्री 105 डिग्री ऐसे करके देखोगे ओपन बुक शेप। अरे ओपन बुक शेप एनसीईआरटी में भी दिया है, पढ़े हो ना इसको? हाँ सब लोग जानते हो, ठीक है, ओपन बुक शेप। हाँ बहुत प्यारा बच्चा, सब लोग अच्छे हो। ओपन बुक शेप हम बता रहे हैं एक्चुअली में। अब तुम बोलोगे सर ओपन बुक शेप तो है, तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर अभी तो आप कन्फर्मर पढ़ा रहे हो, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्यों नहीं रोटेट हो जा रहा है, ओपन बुक शेप कैसे बोल? ओपन बुक का मतलब तुम रिजिड शेप बोल रहे हो। जिसने ओपन बुक बोल रहा है इसका मतलब तुम्हारे माइंड में तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही है कि ये रिजिड शेप है, रिजिड है तभी तो ओपन बुक बोल रहे हो। बताओ दोस्त, यही सोच के बोले होगे? यस सर। यस सर। तो तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि सर यहाँ पे दो लोन पेयर भी हैं, दोनों लोन पेयर मतलब भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन हो सकता है। तो मेरे दोस्त हम एक बात बताते हैं, जरा तुम इसका कन्फर्मर देखो, इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर अभी देखोगे ना, तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ही है ये। H2O2 के भी कन्फर्मर होते हैं, लेकिन H2O2 को अगर हम लोग 60 सेकंड तक देखते हैं ना, तो 59.5 सेकंड तक हमको यही स्ट्रक्चर दिखता है। कोई बोले यही क्यों दिखता है? क्योंकि इसको रोटेट नहीं कर सकते। कोई बोले सर अभी तो आपने कन्फर्मर पढ़ाया था कि कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म होती है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होता है। तो हम आपको बता रहे हैं सिंगल बॉन्ड। कौन है भैया? किसी तरफ से नॉइज ज्यादा आ रही है दोस्त, किसी बेचारे को स्क्रीन नहीं दिखेगी। ऐसा है दोस्त, तुम लोग की तरफ नॉइज अगर हुआ करे ना तो उसको थोड़ा सा तुम लोग अपना माइक ऑफ कर लिया करो। ये होता है कि वो जो स्क्रीन है ना उस पर तुम लोग का नेम आने लगता है, तो कभी कोई बेचारा देख रहा हो तो उसको दिखे ही ना, तुम्हारा ही नाम दिखता रहेगा उसको, है ना भैया? बोलने के लिए आप लोग बीच में बोल दिया करो। चलो देखो हम जो बता रहे हैं उसको देखो। H2O2 का जो कन्फर्मर है, तो तुम्हें एक बात बताएं, तुम बोलोगे सर हम तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, H2O2 के इतना अच्छा कन्फर्मर है और इतना रिजिड कन्फर्मर होता है कि वो रोटेट ही नहीं करता। अभी आपको हमने बताया था जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल का 1 टू डाइहाइड्रोक्सी एथेन का कौन सा कन्फर्मर बताया था? अभी हमने आपको बताया था गॉची स्टैगर्ड।
वो तो फिर भी रोटेट हो जाता था, लेकिन H2O2 का ऐसा कन्फर्मर होता है जो भाई रोटेट ही नहीं करता, इसलिए उसको अलग से पढ़ लेते हैं कि ओपन बुक शेप है, इतना रिजिड होता है। जबकि तुम जानते हो कि ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होता है। अब तुमको बताने जा रहे हैं क्यों नहीं रोटेट करता। कुछ समझ में आ रहा है भैया? क्या तुम्हारे माइंड में डाउट नहीं आ रहा है कि H2O2 में OO के बीच में सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन होना चाहिए, आपने ओपन बुक शेप कैसे बोल दिया? नहीं आ रहा डाउट तुम्हारे माइंड में? या तुमने बताओ दोस्त कन्फर्मर पढ़ने के बाद Yes, sir. आ रहा है ना डाउट? Yes, sir. तो वही बता रहे हैं दोस्त, कन्फर्मर पढ़ने के बाद। अब देखो हम तुम्हें OO का ऐसे बना रहे हैं, देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये OO है, इसमें कन्फर्मर बहुत ध्यान से देखना, इसमें न्यूमैन सर्कल बड़ा खतरनाक सा सर्कल बनता है OO। अब OO में देखोगे तो कोई बोले सर इसके पास दो लोन पेयर हैं, ऐसे लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। तो हम एक काम करते हैं, लोन पेयर बना देते हैं, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और एक हाइड्रोजन। भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, देख लो। और यहाँ पे भी एक लोन पेयर ऐसे ही बना देते हैं, और यहाँ पे ऐसे मान लो इक्लिप्स कन्फर्मर हमने बना दिया H2O2 का। लेकिन इसका न्यूमैन बनाने तो हमको, देखो दोस्त ये सॉहर्स है, इस सॉहर्स से अगर आप लोग आओगे इसका न्यूमैन बनाने के लिए, तो इसका न्यूमैन बनाने में देखो सर्कल ध्यान से देखना, बड़े कंफ्यूजन वाली चीज है। न्यूमैन सर्कल ऐसे बनेगा। न्यूमैन सर्कल में अब तुम बोलोगे सर पहले तो कार्बन कार्बन हुआ करते थे, अब ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन बनाएंगे, दो दो ऑक्सीजन बनाएंगे। इस सर्कल के अंदर एक पहले बड़ा सा O बनाएंगे, छोटा सा O बनाएंगे, और इस छोटे से O पे कलर हमको चेंज करना ही पड़ेगा भैया। इसको हम पहले इस पीछे वाले को रेड से बना देते हैं ना, रेड। तो रेड का मतलब है इसके अंदर हमने कोई सर्कल बना, ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा ना, पता तो लगे ऑक्सीजन है, ये रेड वाला ऑक्सीजन बना दिया। कोई बोले फ्रंट वाला ऑक्सीजन क्या बनाए हो? फ्रंट वाला ऑक्सीजन जो भी है वो मोटा सा आएगा ऑक्सीजन। अब ये समझ पा रहे हो ये ऑक्सीजन कौन सा है? Yes, ये sir. हाँ, तीन सर्कल नहीं है। हाँ दोस्त, ये तीन सर्कल नहीं है, सर्कल न्यूमैन सर्कल एक ही है, लेकिन हमें बाकी सारे भी तो दिखाने हैं, इसलिए हम उनको दिखा रहे हैं। रेड वाले से रेड का लोन पेयर ऐसे आएगा एक, जहां पे आपको पता है कि भाई वो पीछे वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर है, बाहर से निकलता हुआ दिखाया जाएगा रेड वाला। और एक H है रेड वाले के पास। फ्रंट वाले पे आओगे तो फ्रंट वाला एकदम उसी से, जो बड़ा सा ऑक्सीजन है उससे निकलता हुआ दिखाई देगा। और फ्रंट वाला मतलब फ्रंट वाला ऑक्सीजन बड़ा दिखाई देगा, इसलिए हमने उसको बड़ा सा दिखाया है। ऐसे लोन पेयर तुमको लगेगा ये क्या है? अरे लोन पेयर ये मतलब ये समझ में आ रहा है कि फ्रंट वाला लोन पेयर है, और दूसरा वाला लोन पेयर क्या करेगा? इस पे ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा। अब सामने एटम है इसलिए थोड़ा ज्यादा बड़ा सा दिखेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ आएगा। तो क्या ये फुल्ली एक्लिप्स कन्फर्मर ऑफ H2O2 है भैया? सबको समझ में आ रहा है दोस्त? ये फुल्ली एक्लिप्स कन्फर्मर ऑफ H2O2 देख लो दोस्त, बुक्स में नहीं मिलता समझ में। देखो आंसर या तो याद कर लो ओपन बुक शेप, लेकिन लॉजिक भी तो पता होना चाहिए। फुल्ली एक्लिप्स कन्फर्मर, अगर आंसर ही पढ़ना था तो हर जगह मिल जाएगा। ऑफ H2O2, ये फुल्ली एक्लिप्स कन्फर्मर है। अब कोई बोले भैया हम इसको रोटेट करेंगे 60 डिग्री पे, डायहेड्रल एंगल इसका 60 डिग्री होता है, चलो 60 डिग्री से रोटेट कर दो। लेकिन ये जो भैया आपने देखा हुआ है ना, ये फुल्ली एक्लिप्स हाईली अनस्टेबल है, हाईली 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 अनस्टेबल है। क्यों दोस्त? क्योंकि लोन पेयर रेड वाला लोन पेयर येलो वाले पे ओवरलैप कर रहा है, लोन पेयर पे ओवरलैप कर रहा है, एटम एटम पे ओवरलैप कर रहा है, बॉन्ड पेयर पे ओवरलैप कर रहा है। तो अगर 60 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो न्यूमैन सर्कल तो तुम यही बनाओगे। न्यूमैन सर्कल पे एक रेड वाला ऑक्सीजन तुमने ऐसे बना लिया छोटा सा, इसका लोन पेयर तो ऐसे ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होने वाला है। रेड वाला लोन पेयर जो है वो जैसे था शुरू में वैसे ही रहेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे बना दिया तुमने, लेकिन जो फ्रंट पे है फ्रंट वाला ऑक्सीजन, ये फ्रंट वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर एक, अगर आपने 60 डिग्री से रोटेट किया, क्या इस जगह पे आ जाएगा दोस्त? एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, वो उसका साथ वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और मेरे भाई एक लोन पेयर क्या इस जगह पे आ जाएगा? बताओ दोस्त, अगर आपने 60 डिग्री से रोटेट किया तो अभी रुकिए, अभी रुक जाइए। फिर अगर आपने इसको 60 डिग्री से रोटेट किया तो 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो फिर एक्लिप्स कन्फर्मर मिलेगा। ये सब चीजें बुक्स में नहीं मिलती हैं, इसलिए तुम रुक के बता रहे हैं तुम लोगों को। ये
कोई बोले सर रेड वाला जो पीछे वाला ऑक्सीजन है वो छोटा सा बना देते हैं ऐसे O, इस छोटे से O का लोन पेयर, तो जो जहां है वो वहीं रहेगा, छोटे से O का लोन पेयर बेचारा जहां था वहीं रहेगा, क्योंकि उसे थोड़ी रोटेट करा रहे हो तुम, तो रोटेट फ्रंट वाले को करा रहे हो, तो ये वहीं रहा। फ्रंट वाले का अगर आप देखोगे तो फ्रंट वाले का लोन पेयर, अब जो फ्रंट वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन 3 सर्कल नहीं है, ऑक्सीजन है, दिखाया जाता है ऐसे ही। अभी बताते हैं क्वेश्चन आईटी वाला। यहाँ पे एक लोन पेयर इस H के ऊपर आ जाएगा, भाई ये इधर की तरफ आ गया, समझ रहे हो, और यहाँ पे इसके साथ ऐसे निकलता हुआ H आ जाएगा, और एक लोन पेयर इसके ऊपर आके चढ़ जाएगा, ये आ गया। और मेरे भाई लास्ट वाले पे आ जाओगे, लास्ट वाले पे 60 डिग्री से फर्दर रोटेट करा दो, तो बस अब लास्ट वाला अगर तुम समझ जाओगे सब समझ जाओगे। लास्ट वाला स्ट्रक्चर, इसमें ऑक्सीजन रेड वाला जो है, रेड वाला ऑक्सीजन, उसके जो लोन पेयर्स हैं और उसके जो बॉन्ड पेयर्स हैं जैसे थे वैसे ही हैं, ऐसे ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। लेकिन मेरे भाई जो येलो वाले हैं अब सब एक दूसरे के एंटी आ गए। ऑक्सीजन इसलिए दिखा रहे हैं पता तो लगे, एक ऑक्सीजन इसके एंटी आ गया, एक ऑक्सीजन इसके एंटी आ गया, और एक हाइड्रोजन इसके एंटी आ गया। बताओ दोस्त ऑनलाइन वालों, सबको समझ में आ रहा है ये लास्ट Yes. वाला? Yes, sir. Yes, sir. यस अब ये जितने भी कन्फर्मर हैं, तुमको सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा लग रहा है? या तो सेकंड या तो फोर्थ, यही लग रहा है। सेकंड और फोर्थ में भी ज्यादा स्टेबल कौन है? फोर्थ वाला लग रहा है। Yes, sir. यस सर। अच्छा, फोर्थ वाले को क्या हम ऐसे बना सकते हैं? रुकिए, फोर्थ वाले को अगर हम ऐसे बोलें कि भैया एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऊपर वाले ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ऐसे है, एक लोन पेयर ऐसे है, एक लोन पे एक H यहाँ पे है, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। और मेरे दोस्त नीचे वाले पे अगर आप आओगे तो नीचे वाले पे हम ये बोल रहे हैं कि भाई लोन पेयर एक यहाँ पे आ गया, ऐसे नीचे लटका हुआ है, ये एक लोन पेयर ऐसे हो गया और एक H ऐसे हो गया। क्या मान रहे हो इसको भैया? लास्ट वाला नहीं मान रहे हो भैया? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका स्ट्रक्चर जरा देखो, क्या ओपन बुक नहीं दिख रहा है? जरा इसको देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ये ओपन बुक से नहीं दिख रहा है जैसे रिसेंबल करता हुआ? बताओ दोस्त इस वाले सेगमेंट को। अरे Yes, H sir. ऐसे लिख दो। Yes, sir. तो और सुनिए, अभी सुनिए, और इसमें जो लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स जरा इनको देखो, इनको, ये लोन पेयर्स यहाँ पे। अब भाई हमको रुक के बताने दो, देख लो 1 मिनट बस। लोन पेयर्स देखिए जरा, ये रेड वाला लोन पेयर, रेड वाला लोन पेयर ऐसे है, विक्ट्री साइन आप सपोज करो ऐसे है, ये रेड वाला ऐसे है, ये ऐसे है, वी ऊपर की तरफ वी बना हुआ है, और लोन पेयर है, ये दोनों फिंगर हमारी लोन पेयर है, ऐसे बना हुआ है, ये वाला। येलो वाले को देखो, येलो वाला ऐसे है इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो इसका येलो वाले का ऐसे दिख रहा है फिंगर, मतलब एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसमें जैसे स्लॉट नहीं होता, फिट हो गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्लॉट में फिट हो चुके हैं दोनों लोन पेयर। अब एक लोन पेयर को तुम इधर रोटेट कराने की कोशिश करोगे, दूसरा लोन पेयर जाने नहीं देगा उसको। अरे समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों? यस सर। Yes, sir. ये 2 लोन पेयर इधर की तरफ है, इधर की तरफ, और 2 लोन पेयर इधर की तरफ है, तो दोनों लोन पेयर ऐसे ऐसे आ गए हैं, तो एक स्लॉट में फिट हो गए हैं। तो जैसे ये वाला कन्फर्मर गलती से तो तुमने बना दिया, तो अब लोन पेयर के राउंड रोटेट होएगा ही नहीं, क्योंकि इधर गया तो ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वहीं पर अटक के रह जाएगा, इधर ऐसा फंस जाएगा, इधर जाओगे इधर फंस जाएगा, इधर फंस जाएगा, इधर फंस जाएगा। तो इवन कन्फर्मर ऐसे भी होते हैं जो आइसोलेट किए जा सकते हैं। H2O2 का जैसे ही तुमने ये वाला कन्फर्मर बनाया, वैसे ही ये एक रिजिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपीयर हो जाता है। मतलब जो लोन पेयर्स हैं वो अपने क्रॉस कॉम्बिनेशन, ऐसे क्रॉस अरेंजमेंट उनका हो जाता है। उसके बाद अगर तुम इधर करोगे इधर लड़ जाएगा, इधर करोगे इधर अटक जाएगा, तो अटक जाएगा, ऐसे बार बार अटकता रहेगा। मतलब इस कन्फर्मर के बाद रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। इतना ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर है इसका, ऑल्दो नो डाउट सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है, लेकिन इतना ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर है कि इस कन्फर्मर के बाद आइसोलेशन कर लेते हैं इसका, उसका फर्दर कन्फर्मर पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए यही रीजन है कि H2O2 का हम लोग ओपन बुक शेप पढ़ते हैं, कल को तुम्हें एग्जाम में लिखा मिल जाए। सपोज करो कोई तुमसे बोले H2O2 का ओपन बुक शेप होता है, क्यों होता है?
जबकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन फ्री होता है। तुमसे कंफ्यूज कर सकता है तुमको, बोलेगा बताओ तुम जानते हो कि नहीं जानते हो सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन फ्री होता है, तुम बोलोगे हाँ जानते हैं। फ्री रोटेशन होता है, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी अवेलेबल होती है कि नहीं सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेट करने की, बोलोगे अवेलेबल होती है, हमेशा अवेलेबल होती है सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेट करने की। फिर बोलेगा अब ये बताओ H2O2 में OO के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर भी इसका ओपन बुक शेप आइसोलेट क्यों कर लेते हैं? तो तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा। अच्छा ओपन बुक शेप आइसोलेट कर लेते हैं, तब तुम्हें बताना पड़ेगा कि H2O2 में जब एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मर बनता है उस टाइम लोन पेयर्स का जो कॉम्बिनेशन हो चुका होता है वो एक रिजिड या स्लॉटेड या फिक्स्ड मैनर में हो चुका होता है उनका अरेंजमेंट की रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। इधर जाएगा तो ये लोन पेयर इसको टकराएगा, ये दोनों एक दूसरे के रिपेल करेंगे। समझ में आ रहा है बे कैसे हो रहा है ये कहानी तुम्हें लिखनी पड़ेगी या तुम्हें ऑप्शन दिया रहेगा तो तुमको इसमें बताना पड़ेगा। बताओ दोस्त कोई डाउट इसमें किसी को ओपन बुक वाले में? अच्छा ठीक है, तुम लोग को ऑनलाइन वाले कोई डाउट नहीं? नो सर। चलिए ये हो गया, तो उसको बना लो, बाकी वाले बना लोगे ये? अरे हमने ये बना दिए हैं, बाकी वाले जो हमने ये भाई हमने फाइनली एक बना दिया। फाइनली मतलब क्यों बना दिया उसको? क्योंकि हमें ओपन बुक शेप उससे जस्टिफाई करते हुए दिखाना था। तो हमने लोन पेयर्स का अरेंजमेंट ऐसे बना दिया था कि भाई ये रेड वाले लोन पेयर ऐसे बने हुए हैं, येलो वाले लोन पेयर ऐसे बने हुए हैं कि दोनों क्रॉस ऐसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों, तो ज्यादा स्टेबल है, इवन इतना ज्यादा स्टेबल है आइसोलेट कर लेते हैं। तो इतना समझ गए हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यही रीजन होता है कि H2O2 का कन्फर्मर आइसोलेट कर लेते हैं और उसको ओपन। तुमको क्या लगता है कि और किसी मॉलिक्यूल का तो ओपन बुक नहीं पढ़े थे, H2O2 के पीछे ही क्यों पड़ गए थे? अलग से क्यों पढ़ाया जाता है? तुम्हें S ब्लॉक में भी मिलेगा ये चैप्टर में, आगे चल के और भी जगह मिलेगा, ऑक्सीजन फैमिली में मिलेगा आपको क्लास 12 में, ग्रुप 18 जब पढ़ाए, ग्रुप 16 जब पढ़ाया जाएगा। तो तुम सोचोगे दो दो बार क्यों पढ़ाया गया, ऐसी क्या खास बात है? यही खास बात है उसमें, क्योंकि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से लिंक होता है और सॉरी इसका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से। बताओ दोस्त डाउट है किसी को? नो सर। नो चलो अब लिखो कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन। अगर हो गया है तो लिखो कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन। कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन बताया बच्चा? Yes, sir. इसको हटा दे रहे हैं। कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन, लिखिए ओनली वन कन्फर्मर ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज नोन। ओनली वन कन्फर्मर ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज नोन। एक ही लिखना, ओनली वन कन्फर्मर ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज नोन। Only one conformer of cyclopropane is known and that is in fully eclipsed form. एक ही कन्फर्मर होता है साइक्लोप्रोपेन का and that is in fully eclipsed form. fully eclipsed form में होता है। Only one conformer of cyclopropane is known and that is in fully eclipsed form. fully eclipsed form में Only one conformer of cyclopropane is known and that is in fully eclipsed form. समझ में आ रहा है भैया? आगे बताएं। यस सर। Yes, sir. अच्छा यस कोई बोले सर ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन ये होता है, कहां से आप बैठ के देख रहे हो तो हम तुमको बताएंगे। तुम एक काम करो, इस सीसी बॉन्ड के अलाउंग देखो, ये सीसी बॉन्ड। कोई बोले सर यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है, ऐसे हाइड्रोजन होगा, हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन होंगे ना साइक्लोप्रोपेन के, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। हम यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे, है ना, यहाँ से इधर से बैठ के देख रहे हैं हम लोग। समझ रहे हो दोस्त? इस सीसी बॉन्ड के अलावा सिंगल बॉन्ड है साइकिल में, बताओ बे सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? यस सर। लेकिन साइकिल में रिजिडिटी होती है तो अनसैचुरेशन, टूटेगा नहीं वो। मतलब जल्दी करो, इतना करो करो फिर बताते हैं। कॉपी करो। हो गया सर। कर लिया सर। देखिए
अगर हम बोले कि ये टॉप वाले कार्बन को हमने फिक्स कर दिया, फ्रंट वाले को पकड़ के रोटेट कराया, तो अगर तुम रोटेट कराओगे तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल पलट जाएगा, लेकिन अगर तुम दबा के करोगे तो टूट जाएगा। क्या फील कर पा रहे हो इसको? पलटेगा तो पूरा ही पलट जाएगा, नहीं तो बॉन्ड टूट जाएगा। अरे पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिजिड होता है ना दोस्त, जानते हो ना बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बस एक कन्फर्मर होता है इसका, वो कन्फर्मर बना लो। और वो कन्फर्मर याद रखना ऐसे, एक न्यूमैन सर्कल बनाते हैं और न्यूमैन सर्कल से ऊपर वाले इन हाइड्रोजन्स की बात करते हैं। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ऐसे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है CH2, इस जगह पे एक्चुअली में CH2 है, CH2 मतलब किनारे वाला CH2। अंदर वाले कार्बन को देख रहे हो, अंदर वाले कार्बन से क्या दिखेगा? एक H दिखेगा, एक H दिखेगा, एक CH2 दिखेगा, ये CH2 है। फ्रंट वाले कार्बन पे आओगे तो फ्रंट वाला कार्बन डॉट के फॉर्म में लिखेंगे, वहां से भी फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म में ऐसे आता है, एक H आता है, थिक लिख दे रहे हैं, थिक मतलब सामने दिख रहा होगा, एक H आता है और ये फिर आके उसी CH2 में मिल जाता है। क्यों नहीं मिलेगा? अरे ये कार्बन भी तो इसी CH2 से लिंक है, ये वाला कार्बन भी इसी CH2 से लिंक है, तो दोनों आके एक ही कार्बन से मिलेंगे। बताओ दोस्त, सबको समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों तुम लोगों को? Yes, sir. तो साइक्लोप्रोपेन का बस एक कन्फर्मर होता है और यही होता है फुल्ली एक्लिप्स कन्फर्मर। याद कर लो इसे, खत्म। ये आगे चल के बताते हैं, जल्दी कॉपी करो। साइक्लोएल्केन का बस एक कन्फर्मर है साइक्लोप्रोपेन का, और दैट इज इन फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म। सर इसका सॉल्यूशन प्रोजेक्शन नहीं है? नहीं बच्चा, ऐसा ही है, बनाने में वो टूट जाता है, एक्चुअली बात टेढ़ा मेढ़ा बनता है। कॉपी कर चुके तुम लोग? Yes, sir. क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन। हाउ विल यू रिलेट दीज टू आइसोमर्स या दीज टू स्ट्रक्चर्स? हाउ विल यू रिलेट दीज टू स्ट्रक्चर्स? हाउ विल यू रिलेट दीज टू स्ट्रक्चर्स? How will you relate these two structures? How will you relate these two structures? कैसे रिलेट करोगे इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जो हम बताने जा रहे हैं आपको? अपने आप से सोच लेना। How will you relate these two structures? अबे तो दो स्ट्रक्चर लिखने थे तो पहले हमको। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1, हाउ विल यू रिलेट दीज टू स्ट्रक्चर्स? एक स्ट्रक्चर ये है उसका। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, रिलेट कैसे करोगे? रिलेट का मतलब है ये कौन से आइसोमर्स हैं। कहीं साले सेम तो नहीं लिखे हैं, कहीं कोई और आइसोमर तो नहीं है, ये तुम लोग को बताना है। ये बताना है। सिंपल सा कर देते हैं लोग, सिंपल सा कर दिया हमने, बहुत सिंपल सा कर दिया। बताओ दोस्त, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 देखो। हेलो, तुम लोग ऑनलाइन वालों, दिख रहा है भाई तुम लोगों को? Yes, sir. ठीक दिख रहा है? Yes. हाँ ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, हमने बोला है हाउ विल यू रिलेट दीज टू आइसोमर्स, दीज टू आइसोमर्स। दूसरा भी ऐसे ही पहले सिंपल सा बना दें,
सिंपल सा, सिंपल। एनीबॉडी, किसी के मन में कुछ ख्याल व्याल आते हैं कि नहीं आते हैं? किसी के दिल में कोई ख्याल व्याल आता है कभी कि अगर ये होता तो ये होता? है दोस्त, कोई स्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचते हो तुम लोग? ये जो तुम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन, पहले वाले का आंसर कोई बताओ। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सर, दोनों का सेम सर मेटामर्स हो जाएंगे क्या? बहुत प्यारा बच्चा, कौन बता रहा है मेटावर्स में? अच्छा चलो ठीक है, जो भी बता रहा है। अच्छा वैष्णवी, हाँ और कोई दोस्त? ये बता रहे हैं मेटावर्स हो जाएंगे पहले वाले, बाकी लोगों को कोई ख्याल व्याल नहीं आ रहा है क्या? तुम अगर इसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो मेरे भाई तो कैसे चलेगा? वो सही बता रही है, और भी जो लोग सोचे होंगे वो भी ऐसे ही सोच सकते हो। ऐसे रीड करते हैं। तुम एक बात बताओ जरा, ये ओ लिखा है, अबे न्यूमैन सर्कल हमने बता दिया है, सर्कल के अंदर हमेशा एटम लिखे जाते हैं, तो ओ लिखा है, लेकिन ओ के आगे लिखा उसने डॉट, और डॉट से क्या लग रहा है? H और CH3, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? इससे CH3 लिखोगे, इसको फिर CH2 लिखोगे, इस CH2 के बाद फिर इस कार्बन पे जाओगे, इस कार्बन पे 2 H लगे हैं, फिर लिखोगे CH2। अब मेरे भाई अंदर घुस के जाओगे, अंदर अंदर क्या मिलेगा? ऑक्सीजन दिखेगा तुम्हें ना, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, उसके बाद क्या मिलेगा? CH2 CH2 CH3। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ये आ रहा है, ये एक ईथर लिखा है हमने, ईथर, ये एक ईथर लिखा है, तो एक ईथर तो ये हो गया। समझ में आ रहा है दोस्त? एक ईथर। तो क्या तुम दूसरे वाले का फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे? कैसे लिखोगे? CH3 CH2 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 फिर CH2, और फिर पीछे जाके O और CH3। तो इसका फॉर्मूला क्या आया? CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4, एक और CH2, और फिर O और CH3। मेरे भाई ये दोनों मेटावर्स नहीं नजर आ रहे हैं? यहाँ पे 2 डिफरेंट ईथर हैं। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास है, बिल्कुल सही बता रहे हो तुम लोग। ये ईथर है दोनों, लेकिन ईथर्स में भी ये मेटामर्स है, क्योंकि एक ईथर ये है CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, और दूसरा वाला CH3 CH2 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 CH2, और फिर पीछे जाके O और CH3। अब बताओ दोस्त, डाउट है किसी को इसमें? नो सर। बहुत बढ़िया दोस्त। अरे तो मेरे भाई बाकी नीचे वाला कौन बनाएगा? अब तो समझ जाओ। अभी नहीं बताओगे? तो फंक्शनल आइसोमर होगा अल्कोहल और ईथर। बहुत प्यारा बच्चा। कौन सा बता रहे हो? फिर से बताओ, कौन सा कह रहे हो? सर अल्कोहल और ईथर। हाँ अल्कोहल ईथर कौन सा आइसोमर होता है बच्चा? फंक्शनल। फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर्स बता रहे हैं, ये बहुत सही बता रहे हैं। इन्होंने बहुत सही बताया, फंक्शनल आइसोमर्स। अब हम कुछ और लिख रहे हैं। अरे तुम समझ पा रहे हो दोस्त इसके फॉर्मूले? रुक जाओ, हम अभी पहले इसको बता देने, तुम लोग आधे तो इसी में खाली परेशान रहोगे। यस सर आ गया। फ्रंट से देखो, फ्रंट से CH3 CH2 फिर CH2, और अंदर जाके क्या मिलेगा दोस्तों को समझना? अंदर जाके ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और एक H। ये तो अल्कोहल लिखा है, क्या है ये? कौन सा अल्कोहल? अब एग्जाम में भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, CH2 और OH, प्रोपेनॉल है ये, और यहाँ पे CH3 CH2 और O और CH3 CH2O CH3, ये ईथर है, अल्कोहल ईथर। ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं।
इस स्ट्रक्चर को देखिए, बीच में नाइट्रोजन लिखा है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं Sorry. H सर लेफ्ट साइड थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा। ये दिख नहीं रहा है, H है भैया, ये H। ओके आप दिखा यस सर। बता दिया करो बच्चा। फिर लिख रहे हैं हम CH2 और CH2 और CH3। एक स्ट्रक्चर ये लिख दिया हमने, और यहाँ पे एक लोन पेयर लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे H लिखा हुआ है, H। अरे दिख रहा है तुम लोग को, है ऑनलाइन वालों? यस सर दिख रहा है। अच्छा, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं लोन पेयर, अभी भी लोन पेयर ही है। यहाँ पे एक लगा दे रहे हैं CH3, यहाँ पे एक लगा दे रहे हैं CH3, और मेरे भाई देख रहे होगे तुम लोग तो अच्छा है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 CH3। क्या ख्याल है तुम्हारा इन दोनों के बारे में? ये दोनों कौन है एक दूसरे के, क्या लगते हैं, भाई बहन, क्या जो भी है? सर नाइट्राइल है, आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। ओ, और बताओ कोई। नहीं सर गलत है सर वो। अबे इधर जो हम इरेज कर रहे हैं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कोई? चलो, नहीं डाउट है। इसके बारे में क्या ख्याल है भैया, इसके पहले जो हमने लिखा हुआ है? देखो कोई नहीं बता रहा है, तुम बताओ, बताओ साले क्या लिखा हुआ? तुम लोग में ऑनलाइन वालों, हाँ ठीक है तो रुक जाओ, लिखने दो, फ्रंट से पढ़ोगे ना। अच्छा नाइट्रोजन, अच्छा ये डॉट जो लगा है, डॉट से हाइड्रोजन लगे हैं, डॉट वाला मतलब कार्बन है। देखो एक नाइट्रोजन पीछे लिखा है, सुनो कंफ्यूज ना होना, अगर दो एटम होंगे तो दोनों एटम हम डिस्टिंग्विश करके लिखेंगे। एक नाइट्रोजन लिखा है सबसे पीछे, फ्रंट पे डॉट लिखा है, मतलब फ्रंट पे कार्बन है, तो फ्रंट पे डॉट लिखा है। अच्छा शायद तुम लोग को उतना विजुलाइज नहीं हो रहा है, फ्रंट पे डॉट है, तो फ्रंट पे डॉट का मतलब ये होता है दोस्त कि ये कार्बन है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ऊपर से अगर कार्बन नहीं होता तो इसकी वैलेंसी कैसे हम H और ये लिखते, तो ऑब्वियसली कार्बन होगा वो। तुम लोग ऐसा भी सोच सकते हो, बहुत लोग कंफ्यूज हो कि यहाँ पे N के बाद हम कौन सा एटम मानेंगे, तो भैया एक हाइड्रोजन एक ये ऐसे वैलेंसी 4 है ना, पोजीशन आइसोमर होगा, पोजीशन आइसोमर। चल भाग बे। सर CH3 CH2 CH3 CH2 फिर CH2, तो इसका मतलब CH2 और CH2 और भाई NH और CH3, ये तो 2 डिग्री अमीन है। और नीचे जाओगे CH3 CH2 तो CH3 CH2 और N के साथ 2 CH3, ये 3 डिग्री अमीन है। अगर तुम पहचान ले रहे हो तो ये 2 डिग्री अमीन है और ये 3 डिग्री अमीन है, ये मेटामर्स थोड़ी होते हैं, ये फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन जो होते हैं, 3 डिग्री अमीन, वो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास। बताओ दोस्त, किसी को डाउट इसमें? अरे क्वेश्चन करने में भी नो सर। बता दो भैया, एग्जाम में No, आएगा, sir. कर नहीं पाओगे क्या? अच्छा ठीक है, कर लोगे ना, ऐसे आएगा तो पहचान लोगे, यस पता तो होना चाहिए। Yes. हाँ Yes, ठीक है, जल्दी करो, कॉपी कर लो इसको। एक 2 डिग्री अमीन, एक 3 डिग्री, कन्फर्मर के फॉर्म में भी आता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम बस कहीं देख लिया हल्का फुल्का, उतना ही थोड़ी आता है, और भी आता है। बताओ दोस्त, आगे चले, बताने दो भाई। यस सर। यस बहुत प्यारा बच्चा। चलो, एक आईटी में क्वेश्चन आया, इंटीजर में आया था, इंटीजर में था, हम डेटा हमारे पास याद नहीं है तो हम बिना डेटा के दे रहे हैं। वो क्वेश्चन कैसा था बताते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा था, खैर उन्होंने लिखा था कि
नॉर्मल ब्यूटेन के मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स चूज करो। सुनो भाई, उन्होंने बोला था ओवरऑल हमारी बात सुनिएगा, ये कॉपी कर चुके भाई, हटा दें इसको। यस सर। यस। अच्छा चलो, हम तुमको बता रहे हैं कि 1,2-डाइफ्लोरोएथेन, 1,2-डाइफ्लोरोएथेन, अभी आपने 1,2-डाइफ्लोरोएथेन देखा है, फ्लोरो, उसमें कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता था? गॉची स्टैगर्ड होता था ना 1,2-डाइफ्लोरोएथेन का, है दोस्त? यस सर। यस सर। 1,2-डाइफ्लोरोएथेन का गॉची स्टैगर्ड होता था। जरा अपनी कॉपी पलट के देखो, हमने बोला था 1,2-डाइफ्लोरोएथेन में गॉची स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड यही दोनों स्टेबल होते हैं, बाकी सब अनस्टेबल होते हैं, यही दो स्टेबल होते हैं। यस सर। यस सर। हाँ, तो गॉची स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड ही स्टेबल होते हैं, बाकी दोनों अनस्टेबल होते हैं, बाकी दोनों की बात नहीं करते हम लोग। तो क्वेश्चन ये था, हमें कोई एग्जैक्टली वर्डिंग याद नहीं है, लेकिन उसने ये पूछा था, नॉर्मल ब्यूटेन के लिए पूछा था, हम तुमको 1,2-डाइफ्लोरोएथेन के लिए बोल दे रहे हैं कि कंसिडरिंग मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स ऑफ 1,2-डाइफ्लोरोएथेन, लिखो जरा अपनी कॉपी में, लिखिए जरा कॉपी में लिखो बे, कंसिडरिंग मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स, कन्फर्मर्स बोला है मतलब आपको मोस्ट स्टेबल वाले एंटी स्टैगर्ड गॉची स्टैगर्ड दोनों कंसिडर करने हैं। कंसिडरिंग मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स ऑफ 1,2-डाइफ्लोरोएथेन, considering most stable conformers of 1,2-difluoroethane, considering most stable conformers of 1,2-difluoroethane in a mixture, considering most stable conformers of 1,2-difluoroethane in a mixture, mu observed is mu, ऐसे mu total is equal to mu total is equal to, क्या लिख दें हम, क्या लिख दें, सपोज करो लिख देते हैं 3 डिवाइड, ऐसे ही mu total is equal to 3 डिवाइड, ये डेटा ऐसे ही बोला हमने अपने मन से, mu total is equal 3, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, किस इतने का मतलब समझ में आया? ऑनलाइन वालों तुम लोग को इतने का मतलब समझ में आया? एक मिक्सचर है जिसमें 1,2-डाइफ्लोरोएथेन के मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स हैं, एक गॉची स्टैगर्ड होगा, एक एंटी स्टैगर्ड होगा, और बोला है कि म्यू टोटल उन दोनों का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 3 है, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 3 है, म्यू टोटल। समझ में आ रहा है दोस्त? बताओ बे। यस सर। यस सर। लिखो कैलकुलेट, फुल स्टॉप, इसी के बाद लिखना, इसके बाद कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मर एंड गॉची स्टैगर्ड कन्फर्मर। एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेट, रुक जाओ, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ, ऐसे लिखना है, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉची स्टैगर्ड कन्फर्मर, ये लिखना था, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉची स्टैगर्ड कन्फर्मर, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉची स्टैगर्ड कन्फर्मर, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉची स्टैगर्ड कन्फर्मर, कॉपी किए भैया? कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉची स्टैगर्ड कन्फर्मर, बताओ बे। इन मिक्सचर, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉची स्टैगर्ड कन्फर्मर इन मिक्सचर when mole fraction of anti staggered is, हमने ये बोला कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉची स्टैगर्ड कन्फर्मर इन मिक्सचर when mole fraction of anti staggered is 0.6, when mole fraction of anti staggered conformer is 0.4, when mole fraction of anti staggered conformer is 0.4। समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो, यस सर। यस सर। यस मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, काई एंटी स्टैगर्ड का कितना दिया है? एंटी स्टैगर्ड 0.4। 0.4। तो मेरे भाई ये बताओ
इसके हिसाब से अगर दो ही कंफर्मर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो काई गॉची स्टैगर्ड कितना होगा? 0.6 0.6, क्योंकि दोनों का समेशन 1 होता है ना, तो अगर 1 माइनस 0.4 करना पड़ेगा तुमको, तो इसकी वैल्यू 0.6 आएगी, 0.6। अरे भैया दोनों का समेशन कितना होता है 1, और दो ही चीजें एग्जिस्ट कर रही है, एक का मोल फ्रैक्शन है 0.4 तो दूसरे का 0.6। इतना समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर Yes, sir. तो म्यू टोटल की जो वैल्यू होगी ओवरऑल डायपोल मोमेंट, वो ऐसे होगा, लिखा जाएगा काई गॉची इनटू इसका म्यू गॉची, काई और म्यू गॉची प्लस काई एंटी, एंटी स्टैगर्ड वाला, मल्टीप्लाइड बाय म्यू एंटी। एंटी मतलब एंटी स्टैगर्ड की बात कर रहे हैं। अब बताओ क्या किया जाए इसमें, तुम लोग बताओ। ये स्टैगर्ड तो वर्ड रहेगा ही, एंटी स्टैगर्ड, गॉची स्टैगर्ड, गॉची स्टैगर्ड। चलो ये प्लस है, प्लस बीच में प्लस का साइन। अब बताओ दोस्त कोई कैसे सॉल्व करोगे इसको? ये क्वेश्चन आईआईटी का है, तुम सर अगर देखो एग्जैक्ट ये तो नहीं था, उसने ब्यूटेन का करके लिया था, हमने 1,2 डाइफ्लोरोएथेन का कर लिया, लेकिन क्या ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो होगा पूरे सॉल्यूशन का, वो जो उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट्स है उनकी वजह से होगा। एक है एंटी स्टैगर्ड, एक है गॉची स्टैगर्ड। क्या ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है दोस्त? बताओ बच्चा। यस यस सर अच्छा तो हमें पूछा, अच्छा म्यू टोटल की वैल्यू कितनी गिवन है? 3 गिवन है, और काई गॉची कितना गिवन है? काई गॉची ये निकाले 0.6, म्यू गॉची कितना दिया है ये तो निकालना है तुम्हें। अरे म्यू गॉची पूछा है ना भैया, गॉश स्टैगर्ड, और दूसरा वाला दोस्त जो है गॉश के बाद वाला एंटी वाला, काई एंटी कितना गिवन है? काई मतलब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं ना बच्चा, कितना गिवन है? 0.6, और ये क्या है? 0.4 है। 0.4 है सर अच्छा 0.4 है, सॉरी। म्यू एंटी की वैल्यू क्या पुट करोगे, कौन बताएगा? 0 0 बता रहे हैं ये, बाकी लोग बताओ 0 क्यों बता रहे हैं? अरे एंटी है सब एक दूसरे के, म्यू एंटी 0 होगा, यही आईआईटी क्वेश्चन है। इसमें डेटा भले टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन सेम आईआईटी में आ चुका है ये, लास्ट 40 इयर्स के पेपर उठा के देख लेना। ये 0 पुट करेंगे क्योंकि एंटी स्टैगर्ड में क्या होता था, एंटी स्टैगर्ड में सब एक दूसरे के एंटी होते थे, Yes. तो सब एक दूसरे के एंटी होते थे, ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा एंटी स्टैगर्ड का। तो यहाँ से म्यू गॉची की वैल्यू जो भी होगी आप निकाल सकते हो, आंसर अकॉर्डिंगली आ जाएगा 3/0.6 एंड सो ऑन, जो भी है सॉल्व कर लेना इसको। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया दोस्त सबको? यस सर चलिए लिखिए कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। लास्ट है कन्फर्मर, यही चलेगा जितने देर बची है क्लास। सर एक सेकंड रुक जाइए। हाँ सर कन्फर्मर, हाँ, कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, आगे बताएं दोस्त। यस ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, इसका शॉर्टकट में बता देते हैं, ज्यादा डिटेल में बताएंगे तो परेशान हो जाओगे, और हमारे पास टाइम भी नहीं है ना, टाइम कम है, जल्दी जल्दी इसको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले लिखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, लिखो। Infinite number of conformers of cyclohexane are possible. लिखिए infinite number of conformers of cyclohexane are observed. Infinite number of conformers of cyclohexane are observed. Infinite number of conformers of cyclohexane are observed. समझ में आ रहा है बच्चा? Infinite number of conformer of cyclohexane are observed. यस सर अब उसके बाद लिखिए
ये इनफाइनाइट नंबर में मोस्ट स्टेबल की बात कर रहे हैं। लिखिए चेयर कन्फर्मर या चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इसको चेयर फॉर्म या चेयर कन्फर्मर भी बोलते हैं, जो चाहो वो लिख लो। चेयर फॉर्म या चेयर कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, चेयर फॉर्म या चेयर कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर कन्फर्मर होता है इज मोस्ट स्टेबल। अभी एक एक करके बताते हैं। चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन या चेयर कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल। समझ में आ रहा है दोस्त? बताएं भैया आगे। Yes, sir. इसी के नीचे लिखिए चेयर कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन या चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्शनल स्ट्रेन। लिखो उसके नीचे, पहले पॉइंट्स बता दें फिर एक्सप्लेन करेंगे। लिखो चेयर कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज फ्री फ्रॉम, चेयर कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्शनल स्ट्रेन, TORSIONAL, angle strain and torsional strain. Chair conformer of cyclohexane is free from angle strain and torsional strain. Free from angle strain and torsional strain. समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब ये होता है जैसे कोई इलास्टिक चीज होती है, परमिसिबल रेंज में उसको, परमिसिबल रेंज का मतलब है इतना मत कर दो कि टूट जाए, वो रोटेट कर दो उसको ऐसे पकड़ के, रबर जैसे होता है, फिर छोड़ दो तो वापस नहीं आ जाता अपनी पोजीशन पे। अब कोई प्लास्टिक की चीज है जो फिर वापस अपनी पोजीशन रिगेन कर सकती हो, परमानेंट प्लास्टिक वाली ना हो, तो उसको आप ऐसे रोटेट कर दो। तो जब रोटेट करोगे उसको, थोड़ा सा रोटेट करने के बाद फिर छोड़ दो तो वापस नहीं आती अपनी पोजीशन पे। बताओ दोस्त। Yes, sir. Yes, sir. जितनी तेजी से, जितनी स्पीड में वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आने की टेंडेंसी रखती है, जितनी तेजी से वापस आता है उतना ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन कहा जाता है। कुछ समझ में आ रहा है टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है? रोटेट तुमने किया और छोड़ दो, दो तीन चीजों को, ऐसे 3-4 सब्सटेंसेस हैं उनको रोटेट करके एक पोजीशन पर ले जाके छोड़ दो, जो जितनी तेजी से वापस आएगा उतना ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन कहा जाता है, TORSIONAL। ठीक है भैया? Yes, sir. टॉर्शनल स्ट्रेन इतना। तो फ्री, ये चेयर फॉर्म जो कन्फर्मर होता है साइक्लोहेक्सेन का, या फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन भी होता है, फ्री फ्रॉम टॉर्शनल स्ट्रेन भी होता है। ठीक है दोस्त, आगे चलें। अगला लिखिए लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज, लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज हाफ चेयर फॉर्म या हाफ चेयर कन्फर्मर, आधी चेयर। लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज हाफ चेयर कन्फर्मर। लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज हाफ चेयर कन्फर्मर। ठीक है बच्चा? है दोस्त? लीस्ट Yes, sir. स्टेबल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज हाफ चेयर कन्फर्मर। अगला वाला पॉइंट लिखिए ओनली ऑप्टिकली एक्टिव कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। लिखना ओनली ऑप्टिकली एक्टिव कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ओनली ऑप्टिकली एक्टिव कन्फर्मर, डेटा है यार, अब कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ओनली ऑप्टिकली एक्टिव कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज ट्विस्ट बोट कन्फर्मर, ट्विस्ट बोट फॉर्म। Only optically active conformer of cyclohexane is twist boat conformer। ठीक है भैया? कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? ट्विस्ट बोट Yes. समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में लिखिए एक पॉइंट और है, एक और फॉर्म होता है बोट फॉर्म ऑफ, बोट, बोट मतलब नाव, अरे बोट जो आप लोग जानते हो रिवर में होती है, पॉन्ड्स में होती है। बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज फ्री फ्रॉम, बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज फ्री फ्रॉम
only angle strain. Free from angle strain only. Both form of cyclohexane is free from angle strain only. Both form of cyclohexane is free from angle strain only. Both form of cyclohexane is free from angle strain only. हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं, आगे इनका सबका यूज होने वाला है। साइक्लोहेक्सेन कैसे होता है जानते हो बच्चा? आप लोग 2D में ऐसे बनाते हो ना साइक्लोहेक्सेन को, बनाते हो कि नहीं दोस्त? यस सर। यही बनाते हो भैया? यस सर। ये बनाते हो या इसी में बोलते हो भैया ये साइक्लोहेक्सेन है और उस पे दो हाइड्रोजन्स हैं। हाइड्रोजन्स होते हैं दोस्त, यहाँ पे H H H H ऐसे ही तो होता है। यस। तो आप ऐसे ही बना दोगे H H, लिखना जरूर इनको ऐसे बनाते हो, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल होता है। अगर आप साइक्लोहेक्सेन को देखोगे तो ये चेयर फॉर्म में होता है। चेयर फॉर्म कैसे होती है? ऐसे, ये ऐसे चेयर जैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्टीप बना दे रहे हैं, वैसे इतना स्टीप होता नहीं है। ये चेयर फॉर्म है, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जितनी भी शार्प एजेस होती हैं वो सब कार्बन को रिप्रेजेंट करती हैं। चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और जो दोनों हाइड्रोजन्स होते हैं बता रहे हैं कैसे कैसे होते हैं, पहले इतना कॉपी करिए। चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, पहुंचो भैया सब लोग, जल्दी कॉपी करो। पहुंच गया बच्चा? यस सर। यस सर। सब लोग कॉपी कर लो, फिर हम बताते हैं तुमको। कॉपी कर लेना तो बताना। कर लिया सर। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन ऐसे होता है। ये आपको ब्लैक पेन से साइक्लोहेक्सेन हम दिखा रहे हैं, ब्लैक पेन से। मतलब आपको पता, एक कार्बन को देखो, किसी भी एक कार्बन को देखो जिसको हमने पकड़ रखा है, उस कार्बन को देखो, उससे 4 बॉन्ड बनते हुए नजर आएंगे। तो 4 बॉन्ड बनते हुए नजर आएंगे तो 2 हमने उसी के प्लेन में बना दिए। ये ब्लैक वाली जो दोनों बॉल्स हैं ये 109 डिग्री 28 मिनट पे एंगल पे आ गई हैं, और ये दोनों जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये भी 109 पे हैं। तो हम ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन की पूरी ब्लैक वाली जितनी बॉल्स हैं वो सब की सब एक प्लेन में आ सकती हैं। नजर आ रहा है सबको एक प्लेन में? ये पूरा कार्बन कार्बन Yes. कार्बन 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 सबके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री का एंगल है। और ये दोनों जो हाइड्रोजन है, जरा ध्यान से देखो, जो छोटी छोटी व्हाइट कलर की बॉल्स आपको दिख रही हैं, क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो? इन दोनों के बीच में भी एंगल 109 का है, हल्का फुल्का विजुअलाइज हो रहा है? यस सर। यस सर। रुको, हमको फिर से बताने दो। साइक्लोहेक्सेन ऐसे है, ये सारे ब्लैक वाली बॉल्स को हमने जोड़ रखा है। सारी ब्लैक वाली बॉल्स, एक कार्बन, अगर ब्लैक वाले कार्बन को अज्यूम करोगे तो उससे जो दोनों ब्लैक वाले अदर लगे हुए हैं 109 के एंगल पे हैं। बाकी दोनों जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं व्हाइट कलर के हाइड्रोजन, इनके बीच में भी एंगल 109 डिग्री का है। तो इसका मतलब अगर हम साइक्लोहेक्सेन रिंग ऐसे एक प्लेन में लाई करवा सकते हैं साइक्लोहेक्सेन की रिंग को, तो एक बॉन्ड किधर आ रहा है? इधर की तरफ, एक बॉन्ड इधर की तरफ। तो अगर आप साइक्लोहेक्सेन को ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो क्या ये वाला व्हाइट वाला बॉल, ये वाला व्हाइट वाला बॉल टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आ रहा है तुम्हारी तरफ वेज के फॉर्म में? बताओ दोस्त। यस सर। यस सर। अबे अगर साइक्लोहेक्सेन को ऐसे देखोगे तो ये वाला व्हाइट वाला बॉल, ये वाला व्हाइट, ये वाला व्हाइट, ये सब तुम्हारी तरफ आएंगे, तुम्हारी तरफ, और ये वाले व्हाइट, ये वाले व्हाइट, ये मेरी तरफ आएंगे। तो एक तरह से इन वाली बॉल्स को, ये जो 6 बॉल आगे की तरफ जा रही हैं, 6 बॉल्स, हल्का सा आप विजुअलाइज करोगे दिखेगा आपको, ये सारे के सारे टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हैं, और ये 6 अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। रुक जाइए, इसको हम दूसरे पेन से दिखा देते हैं। तो दूसरे पेन से देखोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, दूसरे वाले से कलर दिखा देते हैं ना तुम लोगों को, तो उसमें से तुमको लगेगा कि हाँ ये हमारी तरफ आ रहा है, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है, जिससे कि साइक्लोहेक्सेन में हम वेज डैश बनाए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमने ये साइक्लोहेक्सेन ले लिया, साइक्लोहेक्सेन ब्लैक पेन से हमने बना दिया, तो ब्लैक पेन से हमने इन बॉल्स को पकड़ रखा है, तो किसी भी एक ब्लैक बॉल को हमने पकड़ रखा है, तो एक ब्लैक बॉल को पकड़ा है तो उससे ये दोनों जो ब्लैक वाले हैं वो दोनों 109 डिग्री पे लटके हुए हैं, एक ही प्लेन में, ऐसे वर्टिकल प्लेन में। एक ये ऑरेंज वाली बॉल, एक ये ब्लू वाली बॉल,
ये दोनों के बीच में भी 109 का एंगल है। तो अगर आप ऐसे देखोगे, ऐसे इस तरीके, तो ये सारे कार्बन वाली बॉल्स आपको एक प्लेन में दिखेंगी और सारी ऑरेंज वाली एक साइड आ रही हैं, ब्लू वाली एक साइड आ रही हैं। तो अगर आप ऐसे हल्का सा कर दो, इस तरीके साइक्लोहेक्सेन को देखोगे, तो जितनी ऑरेंज कलर की बॉल्स हैं वो आपकी तरफ जा रही हैं, मतलब टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, और जितनी ब्लू कलर की बॉल्स हैं वो मेरी तरफ आ रही हैं या तुमसे दूर जा रही हैं, तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब हर कार्बन पे अगर साइक्लोहेक्सेन आपने ऐसे लिखा है 2D में, हेक्सागन के फॉर्म में, कभी भी अगर आज के बाद कभी भी हेक्सागन के फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन लिखोगे, तो इसका मतलब है उस पे दोनों हाइड्रोजन्स को, एक को वेज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक को डैश के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एग्री कर रहे हो बे? अगर आप साइक्लोहेक्सेन ऐसे लिखोगे तो हेक्सागन, तो क्या ऑरेंज वाली बॉल टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है और ये जो ब्लू वाली बॉल्स हैं वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। नजर आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। तो आप ऐसे देखो, तो ऐसे देखोगे साइक्लोहेक्सेन को एक प्लेन में ले लिया तुमने, तो ये साइक्लोहेक्सेन को एक प्लेन में ले लिया है, तो ये ब्लू वाली बॉल्स और ये वाली बॉल्स, रेड वाली, ऑरेंज वाली, वो अलग अलग दिख रही हैं आपको, इनके बीच में एंगल 109 है। और अगर कोई बोले हम हेक्सागन को ऐसे नहीं विजुलाइज करेंगे, हेक्सागन को ऐसे जैसे देखते हैं वैसे विजुलाइज करेंगे, तो एक बॉल तुम्हें वेज में बनाना पड़ेगा, एक बॉल डैश में बनाना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन में। ये समझ में आ रहा है बच्चा सबको? है दोस्त? यस। अच्छा, तो एक चीज तो ये हो गई, मतलब ये है कि साइक्लोहेक्सेन को हम ऐसा भी दिखा सकते थे कि हम इसको ले जाके ऐसे बोर्ड पे चिपका दें, तो बोर्ड पे चिपक जाएगा और ये सारी ऑरेंज कलर की बॉल टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आएंगी, तुम्हारी तरफ दिखेंगी ये सारी की सारी बॉल्स। तो ठीक है, वो तो जानते हो आप लोग। हम चेयर कन्फर्मर, तो ये हमारे पास रोटेशन वाला भी एक मॉडल था जो अभी अवेलेबल नहीं है किसी रीजन से, तो हम इसी को अभी टेढ़ा कर देते हैं ना, तो चेयर कन्फर्मर बन जाता है। ये टूट जाएगा एक्चुअली में, बॉन्ड हमारे यहाँ पे ये थोड़े गड़बड़ वाले हैं। दूसरा वाला किसी दिन दिखा देंगे कि रोटेट करवा सकते हैं उसको, तो रोटेट करवाएंगे हम लोग, तो आप लोगों को दिख रहा है कि वो क्या बनेगा। कुछ समझ में आ रहा है बच्चा? हेलो, बताओ बे। यस सर। यस सर। अच्छा, रुकिए एक मिनट, बस पढ़ा रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर एग्जिस्ट करते हैं, और साइक्लोहेक्सेन के जो कन्फर्मर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बोट और चेयर फॉर्म भी होती हैं उनकी, और एक एक करके हम बस बताने जा रहे हैं आपको, रुक जाइए। तो आज के बाद अगर साइक्लोहेक्सेन आप कहीं पे लिखोगे तो साइक्लोहेक्सेन को प्रिसाइजली ये लिखना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। यहीं पे एक ऐसे बना देना वेज, और यहीं पे बना देना ऐसे डैश। अभी तो विजुलाइज कराया भैया, बताओ। वेज और एक बनाओगे क्या? डैश। हाइड्रोजन है ये, वेज, और फिर आप क्या बनाओगे? डैश। क्योंकि साइक्लोहेक्सेन को अगर आप बोर्ड के प्लेन में लिख रहे हो, तो क्या समझ में आ रहा है बाकी बचे हुए हाइड्रोजन कैसे दिखेंगे आपको? बताओ बच्चा, समझ में आ रहा है भाई सबको? यस सर। वेज और डैश के फॉर्म में दिखेंगे, ये सब हाइड्रोजन है। एच 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 एच। अभी इन्हीं में एक्सेल इक्वेटोरियल भी पढ़ाएंगे, पहले तो लिखना तो सीख लो कि हाँ हर कार्बन पे वेज डैश बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हमने जो साइक्लोहेक्सेन है उसको रिंग को बोर्ड के प्लेन में लिख दिया है। इतना कॉपी किए है दोस्त? बताते ही नहीं हो तुम लोग। क्लियर हो रहा है भैया? सर एक मिनट। अच्छा, कॉपी कर लो। कभी भी साइक्लोहेक्सेन लिखोगे तो आपको वेज डैश जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना वेज डैश के साइक्लोहेक्सेन समझना गलत चीज है। आगे हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं एक्चुअली आगे बड़े बड़े रिएक्शंस के लिए, इसलिए अगर अभी नहीं बताएंगे तो फंस जाओगे आगे चल के। तुम्हें कन्फर्मर ही नहीं समझ में आएगा, मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स, बोट, चेयर, ये सब नहीं समझ में आएंगे। चेयर कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जल्दी बनाइए। जो आपने साइक्लोहेक्सेन बनाया है, ठीक है, वेज डैश हो गया। साइक्लोहेक्सेन में आओगे तो जितनी, सुनो यहाँ पे आ जाए भैया, चले शुरू करें। जितनी भी शार्प Yes, sir. एजेस होती हैं, जितनी भी शार्प एजेस होती हैं, कितनी शार्प एजेस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन चेयर फॉर्म में होगा। शार्प एजेस से ऐसे, पहली बात तो हम ऐसे बॉन्ड निकालते हैं, जितनी भी शार्प एजेस है उसे
निकलता हुआ एक बॉन्ड बनाओ, एक एच यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे फिर एक ऊपर उठता हुआ शार्प एजेस से परपेंडिकुलरली निकलता हुआ नुकीला जो पॉइंट होता है, एक यहाँ पे फिर ऐसे आएगा एच, एक अंदर की तरफ आएगा एच, और यहाँ पे फिर ऐसे एक निकलता हुआ पॉइंट आएगा एच, और ऊपर की तरफ एच। क्या ये विजुअलाइज कर पा रहे हो जो हम बता रहे हैं? सारी की सारी शार्प एजेस से बाहर की तरफ निकलता हुआ या शार्प एजेस से उसका परपेंडिकुलर निकलता हुआ एक बॉन्ड बनाना है। इस एच बॉन्ड विजुअलाइज कर पा रहे हो बच्चा? ये सबके सब एच 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 ये वाला है भैया? यस सर। इस हाइड्रोजन को बोलते हैं एक्सियल हाइड्रोजन। एक्सियल, एक्सियल AXIAL, एक्सियल। जैसे रेडियली आउटवर्ड नहीं होता कोई चीज, जैसे परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ निकलता हुआ, उसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल ऐसे बोर्ड के प्लेन से टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मान लो ऐसे तुम्हारी तरफ जा रहा हो, एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल। इसे एच एक्सियल, जितने भी हमने ऐसे बनाए शार्प एजेस से कोई भी बाहर की तरफ निकलता वाला बॉन्ड होगा तो उसका नाम एक्सियल बॉन्ड होता है, एच एक्सियल। तो इसका मतलब है ये 6 एक्सियल बॉन्ड है कि नहीं दोस्त? ये 6 के 6 एक्सियल बॉन्ड। तो जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें 6 एक्सियल बॉन्ड आ रहे हैं, AXIAL। चेयर कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन में 6 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। जो C6H12 लिखा है उसमें 6 एक्सियल बॉन्ड है, 6 और बताने जा रहे हैं। कितना कॉपी कर लिया दोस्त? यस सर। कभी भी आपसे कोई पूछे कि साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मर में एक्सियल बॉन्ड कहाँ पे होते हैं, तो आप शार्प एज पे जाना, ये कैसे परपेंडिकुलरली लाइन खींच देना शार्प एज से इधर की तरफ। अगर नीचे शार्प एज की तरफ जा रहा है या ऊपर जा रहा है बात तो बराबर है। और ये सारे एक्सियल बॉन्ड ऑल्टरनेट होते हैं। देखो, एक नीचे की तरफ है, फिर एक ऊपर की तरफ है, फिर एक नीचे की तरफ है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे घूम फिर के जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये 6 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, 3 टुवर्ड्स मतलब परपेंडिकुलर इधर के साइड, 3 उधर के साइड। बताओ भैया। यस सर। यस सर। लेकिन हाँ, लेकिन कोई बोले सर हर कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन एक्सियल है तो दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा? दूसरा हाइड्रोजन ऐसे बनाते हैं। ये भी हाइड्रोजन ही होता है लेकिन इसको एक्सियल नहीं बोलते, इसको बता रहे हैं क्या बोलते हैं। देखिए, इसका नाम इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटर जैसे, इक्वेटर, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। ऐसे पहले तो याद कर लो, सब समझा देंगे दोस्त। ये H जो रेड वाले बता रहे हैं, और ये H, इनको बोलते हैं H इक्वेटोरियल। इक्वेटर जैसे होता है, इक्वेटोरियल। हेलो ऑनलाइन वाले, कुछ समझ में आ रहा है भैया? लिख लोगे इसको, इक्वेटोरियल, Yes, sir. HE। Yes, sir. ऐसे बनाओ। जो चेयर कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें 6 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, 6 एक्सियल बॉन्ड्स और 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। चेयर कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन में 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और 6 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। जल्दी करिए। हाइड्रोजन्स, और ये 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। जल्दी कॉपी करो बच्चा, इसको कर लो। 6 एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं, 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं। चेयर कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन में। सर ये वही वाले एक्सियल इक्वेटोरियल हैं जो आपने PCl5 के केस में बताया था जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे। वैसा ही होता है लेकिन यहाँ कुछ और है ना, नाम वही है, चीजें ऑलमोस्ट वही है ना बच्चा, परेशान हो, वो चीजें सेम ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। जल्दी करो दोस्त। लेकिन अगर वो जानते हो तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। जल्दी करो दोस्त। जब वो ड्रा हो जाए तो ये बनाना, फिर से इसको बनाना ऐसे ही, बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के। अगर वो ड्रॉ कर लो तो ये बनाना जो हम बना रहे हैं। देखो दोस्त, आगे चल के एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ोगे, वहां सब इनकी जरूरत पड़ेगी।
अब उस टाइम अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो कैसे एलिमिनेशन समझ पाओगे भैया? बनाओ इनको, एच एच तुम लोग आजकल बड़े शांत शांत रहने लगे होगे। एच 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 जल्दी बनाओ। कुछ बहुत टेंशन में और इकट्ठे सबके सब लग रहा है शॉक में चले गए हो। कौन बोलता ही नहीं बेचारा, बड़े पहले तो खूब बोलते थे तुम लोग। कौन सा ऐसे समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में चल रही हैं दोस्त तुम लोगों के? है भैया सब ठीक है ना? सही होगा ये। बताएं दोस्त, आगे बताएं। सर Yes, sir. बनाओगे बस। हाँ इसको लिख लेना, 6 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, 6 इक्वेटोरियल होते हैं। इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं तो आगे नहीं समझ पाओगे। 6 एक्सियल और 6 इक्वेटोरियल। जल्दी करो, 2-4 मिनट है, बता दें इसको। यहाँ पे समझना जरूरी है इस केस में। रह गया यार, थोड़ा सा छूट गया, थोड़ा सा रह गया आज, थोड़ी देर का। हाँ चलो बनाओ, बना लिया भैया उसको, एक्सियल इक्वेटोरियल Yes, sir. हाइड्रोजन। Yes. Yes. अगर कोई इस रिंग में बोलता है ना, अच्छा यहाँ पे देखो, इधर देखो, इधर इस यहाँ पे, अगर ये वाला एक्सियल बॉन्ड प्लेन के नीचे जा रहा है, नीचे, तो उसके बगल वाले कार्बन के क्या एक्सियल ऊपर जा रहा है प्लेन के? बताओ बच्चा। Yes, sir. Yes. और उसके बगल वाले पे एक्सियल फिर नीचे जा रहा है। इसका मतलब ऑल्टरनेट, टू अल्टरनेट एक्सियल बॉन्ड्स, सॉरी, टू एडजेसेंट एक्सियल बॉन्ड्स आर एंटी टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब है इसके जस्ट बगल वाला। अगर ये नीचे जा रहा है तो दूसरा वाला एक्सियल कैसा होगा? इधर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ये वाला बॉन्ड एक्सियल है इस कार्बन पे, मान लेते हैं लेट हमने क्या किया, एक को मान लिया एक्सियल। तो अगर इस कार्बन पे आपने इसको एक्सियल अज्यूम किया हुआ है तो इसके बगल वाले कार्बन पे क्या ये वाला एक्सियल होगा? एंटी उसी के। अब ये प्लेन के बाहर जाता हुआ अगर Yes, एक्सियल sir. तुमने यहाँ पे माना है तो उसके एडजेसेंट पोजीशन पे प्लेन के अंदर जाता हुआ होगा। तो अगर प्लेन के बाहर जाता हुआ इस कार्बन पे तुमने हाइड्रोजन को एक्सियल माना है तो उसके बगल वाले कार्बन पे प्लेन के अंदर जाते हुए को एक्सियल मानोगे। इसका मतलब उसके बगल वाले पे प्लेन के बाहर जाने वाले को एक्सियल मानोगे। बताओ बच्चा, यही तो करोगे दोस्त, एक्सियल वाले। Yes, sir. Yes, sir. तो इस कार्बन पे अगर तुमने प्लेन के बाहर जाने वाले को एक्सियल माना है तो उसके एडजेसेंट पे प्लेन पे अंदर जाने वाले को एक्सियल मानोगे, जो प्लेन से अंदर जा रहा होगा। फिर उसके बगल पे फिर प्लेन के बाहर जाने वाले को एक्सियल अज्यूम करोगे, नहीं करोगे बच्चा? और फिर यहाँ पे प्लेन के अंदर जाने वाले को। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो टू ऑल्टरनेट या रादर टू एडजेसेंट एक्सियल बॉन्ड्स आर एंटी टू ईच अदर। नहीं समझ रहे हो दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. तो अपनी कॉपी में लिख लेना कि टू एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब है बगल बगल वाले। जैसे ये अगर एक्सियल है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसके बगल वाला चाहे ये देखोगे चाहे ये देखोगे प्लेन के ऊपर की तरफ जाएगा। तो लिख लेना टू एडजेसेंट एक्सियल बॉन्ड्स आर एंटी टू ईच अदर। एक दूसरे के एंटी होते हैं दो एडजेसेंट एक्सियल बॉन्ड्स। टू एडजेसेंट एक्सियल बॉन्ड्स आर एंटी टू ईच अदर। क्लियर है बच्चा? Yes. Yes, sir. और मेरे भाई एक बात बताओ, जब एडजेसेंट वाले एक्सियल, अच्छा आपको ये भी पता है कि एक कार्बन पे एक एक्सियल होता है एक इक्वेटोरियल होता है। तो जब एडजेसेंट वाले बगल बगल एंटी हैं तो क्या इक्वेटोरियल वाले भी बगल बगल एंटी होंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, टू एडजेसेंट इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर एंटी टू ईच अदर। टू एडजेसेंट एक्सियल बॉन्ड्स आर एंटी टू ईच अदर, और टू एडजेसेंट इक्वेटोरियल मतलब बगल बगल वाले दो इक्वेटोरियल भी एंटी होते हैं। मतलब एक इधर जा रहा है तो एक इधर आएगा, ऐसे दोनों एंटी। और टू एडजेसेंट एक्सियल भी दोनों एंटी। एडजेसेंट का मतलब बगल बगल वाले कार्बन पे। तो दो एडजेसेंट एक्सियल बॉन्ड्स आर एंटी टू ईच अदर और टू एडजेसेंट इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर एंटी टू ईच अदर। समझ में आ रहा है दोस्त? टू Yes, एडजेसेंट Yes, sir.
two adjacent axial bonds are anti to each other और two adjacent equatorial bonds are anti to each other। और ये ऐसे बना के लिख लेना, इसको बहुत जरूरी है कि अगर एक एक्सियल आपने अज्यूम, बस एक को करना है, एक बार एक्सियल अज्यूम कर लो, कोई भी वेज कोई भी डैश, एक बार एक बॉन्ड का अज्यूम करना पड़ेगा कि ये एक्सियल है मान लो, तो उसके बगल में प्लेन के अंदर जाने वाला एक्सियल आएगा, उसके बगल में फिर ऊपर जाने वाला एक्सियल, फिर अंदर जाने वाला एक्सियल, ऐसे करके करना पड़ेगा। लेकिन दो एडजेसेंट बगल बगल वाले कार्बन पे जो एक्सियल बॉन्ड्स होंगे वो एंटी होंगे, एक वेज की तरफ तो दूसरा डैश की तरफ, वैसे ऑटोमेटिकली टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स भी एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर चेयर फॉर्म होता है साइक्लोहेक्सेन का। हम लोग साइक्लोहेक्सेन देखते ऐसे हैं, लेकिन रिएक्शंस में वो ऐसे पार्टिसिपेट करता है, ऐसे ऐसे चेयर के फॉर्म में। इसलिए पहली बार तुमको चेयर दिखाया हमने यहाँ पे, आगे फिर दिखाएंगे। लेकिन अभी देखो रिएक्शंस में वो चेयर के फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है साइक्लोहेक्सेन, इस फॉर्म में थोड़ी करता है, क्योंकि जो चीज जैसे एग्जिस्ट करती है वैसे ही तो रिएक्ट करेगी। ऐसे तो इसलिए बता देते हैं कि बहुत सारे लोग भाई नहीं समझ पाते तो हेक्सागन से समझ जाते हैं 6 मेंबर की रिंग, लेकिन साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली में ऐसे एग्जिस्ट करता है और ऐसे ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। साइक्लोहेक्सेन में 6 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, और 6 एक्सियल बॉन्ड में 3 एक्सियल बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, 3 एक्सियल बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। रादर यू कैन से कि 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, या 2 एडजेसेंट एक्सियल बॉन्ड्स आर एंटी टू ईच अदर, ये भी कह सकते हो गया भैया इतना? यस सर। यस सर। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो चल के फिर दूसरे बैच में पढ़ाना है भैया अभी। ठीक है दोस्त, अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।